अच्छा, यहाँ पे चूंकि फादर चार्ट अकाउंटेंट थे तो यकीनन फर्म के किसी पार्टनर ने फ़ोन करके होगा कि आप प्लीज़ कल से आ जाएंगे, फर्म के लिए कुछ स्ट्रगल भी किया? फर्गूसन मेरी एक फैमिली लेगेसी भी है, मेरे वालिद साहब यहाँ के थे, मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूशन है, सीखने को आना चाहता हूँ। बिजनेसमैन आपसे तब काम करना चाहेगा अगर आप उसको फायदा पहुंचा सकते हो। इफ यू आर गुड इनफ, आप कॉम्पिटेंट हो, आपके काम से किसी को फायदा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नाम क्या, आप कौन हो, क्या हो, आपके साथ लोग काम करना चाहेंगे। जनरली यही ट्रेंड देखा गया कि बिग फोर में या मैक्सिमम फर्म्स में रेफरेंस का चक्कर चलता है, और इस बारे में केपीएमजी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है कि यार यहाँ पर फ़ोन आ जाए तो काम हो जाता है। एक इसमें सुस्ती नहीं है, हमें बदला तेज चाहिए, सारे कैफ करके हैं लाइक ही होंगे, लेकिन आपको थोड़ी अपनी एक स्पार्क दिखाना है लोगों को कि यार मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं हर काम दिल लगा के कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एनर्जी फ्लो करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। कुछ ऐसी खुशगवार शख्सियात होती हैं जिनसे मिलकर आपको लगता है कि वो एनर्जी उन्होंने आपकी तरफ भी शिफ्ट कर दी है। आज ऐसी ही एक खुशगवार शख्सियत हमारी मेहमान है, एनआरसी के मेंबर हैं, केपीएमजी के पार्टनर हैं, इंतहाई खुश इखलाक इंसान है। प्लीज़ वेलकम सर पीटर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अनिल पीटर, क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। सर जी, आप ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। हम इस्लामाबाद गए थे, प्लान था आपके साथ पॉडकास्ट, आपकी मसरूफियत थी, फैमिली कमिटमेंट थी, नहीं आ पाए, और आपने उस वक्त कहा था कि यार मैं ज़रूर आऊँगा, और आज आप आ गए, वादा पूरा निभाया, बहुत शुक्रिया। सर वादा निभाना ही चाहिए, अगर वरना हम नहीं निभा सकते तो वादा करना नहीं चाहिए। तो इट वाज वेरी काइंड ऑफ यू जब आपने रिक्वेस्ट की, बट एज यू नो एक फैमिली इमरजेंसी हो गई थी और वो नहीं मैं आ सका, बट थैंकफुली हमें ये मौका मिल रहा है बात करने का, गपशप मारने का। सर सो नाइस ऑफ यू। सर जी, आपको लेके जाना है मैंने 20-25 साल पीछे, जब आप छोटे से थे और स्कूल में जाते थे, और कैसे बच्चे थे, लाइक फाइक बच्चे थे, और यहाँ बस एवरेज स्टूडेंट ही थे, फैमिली में कोई चार्ट अकाउंटेंट है, कैसे मोटिवेट हुए इस लाइन की तरफ? अच्छा, हाँ पुरानी बात होगी, शायद 20-25 साल से ज़्यादा पुरानी बात होगी, लोगों को शायद लगता नहीं होगा, लेकिन मे भी 30 साल पुरानी बात होगी, बल्कि शायद ज़्यादा। स्कूल मेरा सेंट मेरीज कैम्ब्रिज स्कूल मरी रोड था रावलपिंडी में, और लाइक बच्चा कह सकते हैं। उसमें यह था कि आई थिंक हमारी वालदा काफ़ी स्ट्रिक्ट है, अभी भी हैं, तो हमें बहुत प्रेशर था कि आपने पढ़ाई अच्छी करनी है, और उस वजह से हमें होता था कि आपने टॉप 3 पोजीशंस लाजमी लेनी है, उसमें से कोई एक। और मेरा बड़ा फ़नी सिचुएशन थी कि मेरी क्लास में पोजीशंस फिक्स्ड नहीं है सारे साल। एक बच्चा था इजहार, वो फर्स्ट आता था, एक लड़का था ज़िशान बिन इश्तियाक, वो सेकंड आता था, और मैं थर्ड आता था। तो थ्रू आउट स्कूल में यही चलता रहा था। फॉर सम रीज़न हम पोजीशंस हिला नहीं पाए बड़ी मेहनत के बावजूद। और फिर वालिद साहब मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, काफ़ी लोग जानते हैं, आई थिंक सारी कम्युनिटी जानती है सीए की, तो उनको देख के शौक तो बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे स्कूल में किसी क्लास फेलो से पूछेंगे तो इवन आपको बताएगा कि जब मैं क्लास 2 में था और मुझे तब से लोग पूछते थे कि यार तुमने क्या बनना है बड़े होके, बच्चे बात करते हैं आपस में, तो मैं कहता था मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। हालांकि मुझे खुद नहीं पता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, बट मेरी वालिदा ने मेरे जहन में डाल दिया था क्योंकि तेरा अब्बा जी सीए हैं, तूने सीए ही करना है, क्योंकि मैं एल्डेस्ट हूँ फैमिली में। और तब से माइंड में ख्याल आ गया, और वो फिर अपने वक्त के साथ साथ परवान चढ़ता गया। और आई डू नॉट नो कि वो कैसे वो फिर खुदा रास्ते बनाता है, माँ बाप की दुआएं होती हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ कि अगर आपने ख्वाब देखा व्हेन यू आर इन सेकंड क्लास और फिर आप वो कर पाएँ, तो आई थिंक ये बड़े फ़ख्र की बात है मेरे लिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस है कि जो उन्होंने सोचा वो हो गया। ज़बरदस्त सर। आउट ऑफ दीज सो मैनी पॉडकास्ट, आप पहले आदमी हैं जो इतनी वेल प्लान्ड तरीके से सीए सोचा, फिर सीए को एग्जीक्यूट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर, मैट्रिक एफएससी में आपको तो बहुत क्लियर था कि भाई मैंने तो सीए ही करना है, तो फिर आपने साइंसेस तो नहीं रखी होगी? यही हुआ था, क्योंकि प्लान क्लियर था कि सीए करना है डे 1 से। तो जब मैंने मैट्रिक किया तो मैथ, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स था उस वक्त जो बहुत रेलेवेंट था। 2 ऑप्शंस थे, एक आईकॉम था। आईकॉम का ट्रेंड उस टाइम पे बढ़ रहा था, लेकिन इट वाज नॉट द मेन एरिया कि जिसमें आप जाके सीए कर सकते हैं। दूसरा था मैथ, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स। उसमें मेरिट बड़ा इजी था, उसमें घुसना बड़ा आसान था, जनरल साइंस, बहुत इजी, जनरल साइंस ही कहते थे बिल्कुल उसको। तो
जो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल है उसमें बड़ा मुश्किल होता था घुसना। इवन तो मेरे मार्क्स ऐसे थे कि मैं शायद किसी तरह बहुत टॉपर तो ना होता लेकिन घुस ही जाता। लेकिन मैथ स्टैट्स इकोनॉमिक्स में मैं बड़े आराम से, मेरा ख्याल है पहला रोल नंबर था मेरा क्लास में। आप उसके टॉपर? मैं उसका टॉपर था। मेरे को जो उसका मेरिट लिस्ट आई और मैंने फिर वही ली, क्योंकि आइडिया ये था कि मुझे वो सब्जेक्ट्स रखने हैं जिससे मुझे आगे सीए करने में आसानी होगी, जो मेरी बेस बनाएंगे। और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि जो पहला मॉड्यूल था उस टाइम पे वो था, उसमें मैथ्स आता था, इकोनॉमिक्स आता था, स्टैट्स आता था। जब मैं फर्स्ट मॉड्यूल का हूँ जो MFC 1 कहलाता था, स्कीम चेंज हुई थी FTFC के बाद। तो जब मैंने कॉलेज करने के बाद मैंने सीए स्टार्ट किया, तो जब वही 3 सब्जेक्ट्स दोबारा है तो मुझे तो लगा सीए बहुत आसान है। और सारी क्लास को लगा बड़ा कुछ जीनियस बच्चा आ गया है जिसको सब कुछ आता है, क्योंकि वो कोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही कंटिन्यू हो रहा था, उसका ज़्यादा लेवल भी चेंज नहीं हुआ था। वो तो उसके बाद पता लगा सेकंड मॉड्यूल में जाके जब अकाउंटिंग आई कि सीए कितना मुश्किल है, जब अकाउंटिंग इधर से गुजरना शुरू हुई। लेकिन पहले मॉड्यूल तक बड़ा मज़ा आया, बिकॉज जैसे आपने कहा मैंने ट्रैक ठीक पकड़ा था, मैंने मैथ स्टैट्स इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था। ज़बरदस्त। तो वो जो जनरली एक स्टोरी होती है सीए को ज्वाइन करने की, कि अचानक एक दोस्त ने कहा, मैंने तो लाहौर यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए आया था और एक दोस्त ने कहा तो मैंने सीए का फॉर्म ले लिया और ये सोचा नहीं था कि मैं सीए कर लूँगा, तो अचानक सीए कर लिया। आपका कोई ऐसा सीन नहीं है, इट वाज वेरी वेल प्लान्ड। आप प्लान के साथ आए, सीए में आए, और सीए फादर भी सीए थे, तो आप कैफ लेवल पे तो फादर ही आपको पढ़ा देते होंगे, कोई फेलियर तो नहीं हुआ होगा? सीधे निकल गई है? कोई फेलियर आपने भी देखा? अच्छा नहीं, मेरे वालिद साहब से मैं अक्सर जब कहीं फंसता था किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में, मैं उनसे डिस्कस करता था। हाउएवर वालिद साहब ये कहते थे कि कई चीज़ों में वो कहते थे कि ये चीज़ें टीचर से ज़्यादा डिस्कस करो, मीन्स मेरे पे ज़्यादा ना रहो, क्योंकि प्रैक्टिकल साइड, और आप टीचर हैं अली, आपको पता है कि प्रैक्टिकल साइड और थ्योरेटिकल साइड थोड़ी फ़र्क है। स्पेशली जब आपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो आपको कुछ और अप्रोच चाहिए होती है और नॉलेज चाहिए होता है। फिर आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उसको फिर आप फर्दर अप्लाई करना सीखते हैं रियल लाइफ में। तो असल में तो टीचर्स को मैं क्रेडिट दूंगा जो मुझे मिले, उन्होंने बहुत सिखाया। पेरेंट ने बिल्कुल, फादर ने मुझे गाइड किया जहाँ ज़रूरत पड़ी, पर मेरा सफ़र बगैर किसी प्रॉब्लम या रोड ब्लॉक के नहीं था। 4 मॉड्यूल आते हैं फर्म में आने से पहले, मॉड्यूल 1 क्लियर, मॉड्यूल 2 क्लियर, मॉड्यूल 3 क्लियर फर्स्ट अटैम्प्ट में। जब 4th मॉड्यूल था, जो लास्ट मॉड्यूल था कॉलेज लेवल पे, उस पे जब इंटरनल एग्जाम्स हुए तो उसमें मैंने टॉप किया। अच्छा, टॉप इस तरह किया कि मेरे कोई 80-something% मार्क्स थे और नंबर 2 जो आया या आई हमारी वो क्लास फेलो, उनके कोई 50-60% मार्क्स थे। इतना गैप। लोगों ने कहा जी अनिल पीटर तो गोल्ड मेडल लेगा इस दफ़ा जब एग्जाम्स होंगे, इतनी अच्छी तैयारी। अनिल पीटर को भी लगा कि भाई बड़ा इस दफ़ा तो कमाल होने वाला है, बड़ा अच्छी तैयारी चल रही थी। एग्ज़ाम आया जी, पहला पेपर था कॉस्ट अकाउंटिंग का। उसमें पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसा हुआ कि मैं, आप इसे पंजाबी में कहते हैं ना, पौंतर गया। अच्छा, जब आप किसी भी सीए के एग्जाम में, आपको पता है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं या ट्रैक लूज कर देते हैं, स्पेशली ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, फिर कम बैक नहीं होता आपका। वहां से मैंने वो पेपर खराब किया और फिर उससे अगला पेपर था आईटी का, वो और ख़राब किया क्योंकि मैं कैरी कर रहा था डिप्रेशन पिछले पेपर का। तो रिजल्ट आया जनाब, 4 में से कॉस्ट वाले पेपर में डी आया, आईटी वाले पेपर में ई आया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बाकी 2 पेपर थे, एक में बी आया, एक में सी आया। तो उड़ गए सारे। मैंने मजाक में, पे मेरा दोस्त कहते थे कि 3 मॉड्यूल तो तूने ग्रेड्स नहीं देखे, क्योंकि ग्रेड्स सब आप देखते हैं जब आप पास नहीं होते हैं, और फिर एक ही टाइम में माशाल्लाह तूने बी सी डी ई सारे देख लिए। और वो बड़ा एक मेरे लिए सेटबैक था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ था, वो भी जब सीए में आप बड़ा अच्छा आ रहे हो और आपको लगे कि यार ये तो पास होता जा रहा है। उससे नॉलेज वाइज तो इतना फ़र्क नहीं था क्योंकि तैयारी थी, आई थिंक एक्सिक्यूशन में और माइंडसेट में फ़र्क आया था, बट जो कॉन्फिडेंस लेवल पे हिट पड़ी थी वो बहुत ज़रूरी था उस डिप्रेशन से बाहर आना। मैंने फिर 1-2 महीने लगे, वालिद साहब ने बहुत इनकरेज किया, वालदा ने, इवन वो उनका वो इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, बीइंग अ हाउस वाइफ, बट इनकरेज किया कि तू कर सकता है, कॉन्फिडेंस दिया, अपने आप को 1-2 महीने रिकवर करने में लगाए। फिर क्लासेस भी ली थोड़ी सी दोबारा से, तैयारी की। तैयारी में इट वॉज मोर, जैसे मैंने जिक्र किया, अप्रोच एडजस्टमेंट की ज़रूरत थी। पढ़ाई की हुई थी थैंकफुली पहले। एट टाइम्स होता है आपने पढ़ाई नहीं की होती तो आपको पढ़ना भी पड़ता है। मेरे केस में उस वक्त ये हुआ था कि मुझे थोड़ा सा अप्रोच और अपना माइंडसेट और कॉन्फिडेंस लेवल ठीक करना पड़ा। और फिर दोबारा एग्जाम हुआ और इस दफ़ा कॉर्पोरेट लॉ के पेपर में क्वेश्चन आया जो कि बहुत टोटली आउट ऑफ द सिलेबस, या पता नहीं क्या डाल दिया उन्होंने। बिकॉज जो मुझे पहला सेटबैक लगा था उसकी वजह से मेरी तैयारी थी माइंड की कि भाई झटके से घबराना नहीं है। लिटरली क्वेश्चन देते वक्त मैंने एक कहका मारा एग्जामिनेशन हॉल में कि फिर आ गया मुझे फेल करने के लिए। मैंने रिलैक्स किया अपने आप को और मैंने ये सोचा कि जितने बच्चे इस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं
आता तो किसी को भी नहीं होगा, आया तो कोर्स में है ही नहीं है, तो जब किसी को नहीं आता तो परेशानी किस बात की। उस माइंडसेट से जब आप चलते हैं तो पेपर बाकी अच्छा हुआ, मेरा मॉड्यूल डी फिर निकल गया एक अटैम्प्ट में, दोबारा नेक्स्ट अटैम्प्ट में, और मैं फिर फर्म में आ गया। ज़बरदस्त सर। एक अटेम्प्ट आपकी एक्स्ट्रा लग गई, लेकिन आपने उससे बड़ी लर्निंग कर ली और आपका अब अगला सफ़र शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पर चूँकि फादर चार्ट अकाउंटेंट थे, तो यकीनन फर्म के किसी पार्टनर ने फ़ोन करके हुआ कि आप प्लीज़ कल से आ जाएंगे, फर्म के लिए कुछ स्ट्रगल भी किया आपने? सर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे फादर की आर्टिकल्स फर्गूसन की हैं, फिर मेरे फादर ने 15-20 साल फर्गूसन में काम भी किया, टैक्स डिपार्टमेंट हेड किया। हाउएवर उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी को किसी काम के लिए, हमारे लिए स्पेशली, फ़ोन नहीं किया, सिफारिश नहीं की। हाँ, खुदा का शुक्र है, उनकी रिस्पेक्ट है बहुत प्रोफेशन में, लोग बहुत रिगार्ड करते हैं। लेकिन जब मैंने अप्लाई किया, मैंने किया सिर्फ फर्गूसन में अप्लाई आर्टिकल्स के लिए, और उन्होंने फ़ोन तो किसी को नहीं किया, बट मेरा नाम देख के सबको पता लग ही गया था कि ये पीटर साहब का बेटा आ रहा है। मुझसे इंटरव्यू में इवन पूछा, जब इनिशियल स्क्रीनिंग हो रही थी स्टाफ की, नॉट पार्टनर लेवल, कि यार आपके तो वालिद साहब की फर्म है, आप वहाँ क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, आप फर्गूसन क्यों आना चाहते हो? तो ऑब्वियसली मैंने उनको बताया कि फर्गूसन मेरी एक फैमिली लेगेसी भी है, मेरे वालिद साहब यहाँ के थे, मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूशन है, सीखने को आना चाहता हूँ, और प्योर मेरिट पे जो भी होता है। उस टाइम पे तो फर्गूसन में बड़ा सिंपल प्रोसेस था, आप जब तक फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, इवन मिनिस्टर का फ़ोन आए, आप सिलेक्ट नहीं होते। हम सिर्फ लकी रहे क्योंकि आप, मैंने जिक्र किया, मेरी सेकंड अटेम्प्ट हुई थी, बट जो मेरी अटेम्प्ट फेल हुई थी, उस अटेम्प्ट में पिंडी इस्लामाबाद में सवाए एक लड़के के, मेरा क्लास फेलो ही था, सॉरी दूसरे कॉलेज में था, आगा मुस्तफ़ा, उसके अलावा कोई पास ही नहीं हुआ था। तो टेक्निकली जब अगली अटेम्प्ट में हम सारे जिन्होंने पास किया, वो फर्स्ट अटेम्प्टर ही हो गए थे, क्योंकि पिछली अटेम्प्ट में इस्लामाबाद में से बच्चा ही एक आया था। तो इस वजह से हमारी शॉर्ट लिस्टिंग हुई, हमारे इंटरव्यूज हुए, प्रॉपर जो होते हैं टेस्ट हुआ, और उसके बाद मेरा ख्याल है बड़ा को मैं मुश्किल से आया हूँगा मेरिट पे, बट थैंकफुली सिलेक्ट हो गया। लेकिन कोई पार्टनर कॉल नहीं आई डायरेक्टली कि आप ज्वाइन कर लें, सारा प्रोसेस गुजारना पड़ा था, तरा निकला था, और उसके बाद शुक्र है हो गया था। सर असल बात यह है कि जिस तरह उस पॉइंट पर ना कहा यह जाता है कि यार अगर आप आर्टिकल्स ढूंढने के लिए निकले हो, तो जिससे ज़िंदगी में एक बार भी सलाम किया ना, उससे भी कह दो कि यार अगर कुछ हो सकता है तो कर दे, चूँकि ये शायद ज़िंदगी में वो वाला टाइम है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी रेफरेंस की। तो शायद यहाँ पर कोई बंदा होता, वो तो सिंपल चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने बेटे का हाथ पकड़ेगा और उस दफ्तर में ले जाएगा, कहेगा यार इसको रख लें और इसकी सीवी भी आप खुद ही बनाइएगा। लेकिन आपने इस सारी ऑप्शन के बावजूद खुद ही से इनिशिएटिव, मतलब खुद ही अपने तौर पे किया, और आप जिस तरह बता रहे हैं तो आप तो बिल्कुल मेरिट पर वहाँ पर इंडक्ट हुए। देखिए, मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है, और ये अगेन मेरे पेरेंट्स की तरफ से आई है, कहीं पे भी हैंड होल्डिंग नहीं किया उन्होंने हमें सिखाया और कॉन्फिडेंस दिया, उसके बाद छोड़ दिया मैदान में कि जाओ लड़ो। इनेबल किया है, क्योंकि हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलाने से आप खुद कभी चल नहीं पाते। किसी भी स्टेज पे सिफारिश कहना सुनना मुझे आदत ही नहीं पड़ी, और अब हम आगे कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों में ये ना आए कि आपने मांगना है। मांगना सिर्फ आपने खुदा से, और आपने किसी इंसान से नहीं मांगना। आप रिक्वेस्ट होती है, फेवर्स होते हैं, लेकिन वो बड़े डिफरेंट चीज़ है। ये डायरेक्ट किस्म की इस तरह की बात कि मेरे बच्चे को रख लो या आप मुझे काम दे दो फॉर एग्जांपल, ये वो चीज़ें हैं जो आपको मेहनत करके, जैसे आप अप्लाई तो करेंगे कहीं आपके लिए ऑप्शन आएगा, तो वो मांगना नहीं है, आपके लिए कहीं वैकेंसी आई, अप्लाई करेंगे। हाउएवर आप किसी को सिफारिश करना शुरू करा दें कि यार मुझे रखवा दो, या मैं अपने फादर को कहूँ, दैट मीन्स कि आपको अपने आप पे पहली बात तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं इस काबिल नहीं हूँ। दूसरा, आपको खुदा पे भी एतमाद नहीं है कि भाई अगर मैं इस काबिल हूँ और मेरे लिए ये लिखा हुआ है और ये बेहतर है तो यही होगा। वो सारा प्रोसेस छोड़ के आप इंसानों को बीच में डालना शुरू कर देते हैं, जिस तरह आपने कहा कि यार फलाना तू भी कह दे, भाई आप भी कह दो। और मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं सेकंड ईयर में था तो हमने गाड़ी चेंज करनी थी, तो मेरे वालिद साहब ने कहा, एक मामू ने हमारे कहा गाड़ी अटक में खड़ी थी, उन्होंने कहा यार करोला खड़ी है, तो ये ना भाई आप आके देख लें। वालिद साहब ने कहा मैं कम बड़ा बिजी है, मैं नहीं जा सकता। मुझे और मेरे भाई को जो मुझसे भी साल छोटा, कहा यार तुम देखा हो जाके, ना सानू पता गड्डी किंज वेखी दी है, ना हमें आइडिया उसको चेक कैसे करते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ी को लेते हुए, सेकेंड हैंड गाड़ी थी, बड़ा आर्ट होता है गाड़ी में चेक करना। हाँ, हम चले गए जनाब, हमने अबू को कहा आप क्या कर रहे हैं, क्या जाओ देखा जाएगा। गए वहाँ मामू के साथ मिलके, हमने गाड़ी चेक की, गाड़ी भी अच्छी मिल गई इत्तेफाक से, ज़िंदगी में पहली गाड़ी जो हमने खरीदी। मैकेनिक के पास जब ठीक कराने जाते थे गाड़ी, कहते थे जाओ ले जाओ, ये काम है करा के। एक दफ़ा गलती की होगी या कोई चीज़ रह गई होगी, लेकिन उससे ये हुआ कि हमें खुद एतमादी आई, एक्सपोजर आया। कुछ वालिद साहब होते हैं वो हर जगह बच्चे को कहते हैं मेरे साथ रहे, अपने अंडर द अम्ब्रेला रखना चाहते हैं, उससे फिर बच्चा ग्रो नहीं करता।
हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे वालिद साहब हमें देते थे फ्री हैंड, गाइड करते थे, सिखाते थे। जैसे मुझे आज भी उनका पहला सबक याद है, जब मैंने सीए के कॉलेज में एडमिशन लिया था। मुझे उन्होंने बिठाया और खुद ही कहा, पता नहीं क्यों उनको लगा मेरे जहन में ये आएगा, कहते हैं याद रखना, बिजनेस वर्ल्ड में कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका रंग कैसा है, आपका मज़हब क्या है, आप किस गांव से हो, कौन किसको जानता है। बिजनेसमैन आपसे तब काम करना चाहेगा अगर आप उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हो। इफ़ यू आर गुड इनफ, आप कॉम्पिटेंट हो, आपके काम से किसी को फ़ायदा होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका नाम क्या, आप कौन हो, क्या हो, आपके साथ लोग काम करना चाहेंगे। ये उनका एक सबक था, मेहनत करना, इस काबिल बनना कि लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहें, खुद तुम्हारे साथ रजू करें, कोई मैटर नहीं करेगा तुम कौन हो उससे आगे। और वो पहला और आखिरी सबक था उनका सीए फील्ड में मेरे लिए। वाह। अच्छा सर, आर्टिकल्स करते हुए जब आप इंडक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर आप उस बैच का हिस्सा बन जाते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपके अब्बू सीए हैं या साथ वाले के अब्बू सीए नहीं है। अब सब कुछ जीरो हो गया। यहाँ से शुरू हो जाएं और अपने अपने कामों पर लग जाएं, जो टास्क असाइन किए जाएं वो करें। आर्टिकल्स का पीरियड आमतौर पे सबसे मुश्किल पीरियड समझा जाता है। आप बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा रहे होते। फैमिली वाले कहते हैं टाइम दो, फॉर्म वाले कहते हैं काम करो, स्टडीज़ कहती है पढ़ो, पास करना है, बहुत बहुत कुछ चल रहा होता है। वो टाइम बड़ा मुश्किल माना जाता है। आप उस टाइम में कैसे रहे और बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे? सर, आर्टिकल्स का पीरियड मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स ऑफ माई लाइफ था। जो सबसे पहले तो दोस्तियाँ बनी, जो रिलेशनशिप्स बने, वो आज भी मौजूद हैं। और वक्त के साथ साथ देखें, अगर मैंने आर्टिकल स्टार्ट की थी 2003 में, तो 21 साल हो गए हैं मुझे आर्टिकल्स किए हुए, या 22वां साल अब चल रहा है। तो जो रिश्ते 22 साल पुराने हों और अभी भी मौजूद हों, इसका मतलब है वो मजबूत ही होते गए हैं वक्त के साथ साथ। और मैं आपकी पिछली पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें जहाँ ज़ेब साहब आए हुए थे, जहाँ ज़ेब साहब उस टाइम पे आई थिंक एएम या मैनेजर हुए थे नए नए, जब मैंने आर्टिकल स्टार्ट की। मैं तब से उनको देख रहा हूँ, सीनियर थे हमारे। फिर फर्म में और लोग हैं, जिस तरह आपने कहा कि आपका बैच हो जाता है, ये नहीं होता आप किसके बेटे हो। तो हमारे एक मैनेजर थे जो उस वक्त के ऑफिस मैनेजिंग पार्टनर के बेटे थे। अली रतन से साहब के बेटे थे, करीम रतन से वो मैनेजर थे। और हमें उनकी बातें पता लगी कि जब उनके आर्टिकल्स हो रहे थे तो अच्छा रगड़ा लगा था उनको भी, डिस्पाइट हिज ओन फादर बीइंग काइंड ऑफ हेड ऑफ द फर्म इन इस्लामाबाद। तो इससे बिल्कुल वाकई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, आपको बैलेंस एक ढूंढना पड़ता है 3 चीज़ों का। एक, आपने काम सीखना है जो बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एग्जाम पास करने पे लग जाते हैं, काम पे फोकस नहीं करते। दे डू नॉट गेट टू द लेवल जो कॉम्पिटेंसी का होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है आर्टिकल्स के बाद। फिर अच्छा, कुछ बच्चे हैं वो सिर्फ काम में लग जाते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते। उनको काम बहुत अच्छा आ जाता है, पेपर्स पास नहीं होते, जो कि ज़रूरी है डिग्री दिखाने के लिए। लोगों को, दुनिया को चाहिए कि आप क्वालिफाइड है। तो आपको एक तो बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है काम में और पढ़ाई में। और तीसरी चीज़, आपकी जो पर्सनल लाइफ डिसलाइक्स हैं, हॉबीज़ हैं, फैमिली है, क्योंकि इवेंचुअली आपने जीना भी है। अगर आप वो छोड़ देते हैं तो आप प्रोफेशनल तो अच्छे बन जाएं, शायद इंसानियत में कोई कमी रह जाए, क्योंकि आप लोगों को नहीं मिल रहे अगर, या आप में कुछ अपनी साइड डेवलप नहीं हुई पर्सनल लेवल पे, तो फिर शायद हम जिसे कहते हैं बैक रूम अकाउंटेंट तो बड़े अच्छे बन सकते हैं, एक लीडर नहीं बन पाते। लीडर बनने के लिए सिर्फ किताब या काम नहीं, उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, आपकी नेटवर्किंग, इवन मैं कहूँगा आपकी हेल्थ, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सारे काम होते हैं तो आप एक कंप्लीट पैकेज बनते हैं। और मैं एग्जांपल किसी को परसों ही दे रहा था, उसने कहा जी आपके लिए तो बड़ा आसान होगा एक्सरसाइज करना या नहीं करना, या हम नहीं कर पाते, आप कैसे करते थे। तो मैंने कहा देखिए, 2 ही ऑप्शन होते थे। ऑफिस से अक्सर घर जाते थे, अगर बिजी सीजन है जाहिर बात है 10 बजे, अगर जल्दी जा रहे हैं। मैंने कहा 10 बजे घर जाके, 11 बजे घर जाके, अगर एग्जाम्स वाला टाइम चल रहा है तो फिर 2 घंटे पढ़ता था, फिर सोता था। मिस नहीं करना आपने वो टाइम। और अगर एग्जाम सीजन नहीं चल रहा तो फिर सीधा 11 बजे घर जाके जिम जाता था और एक्सरसाइज करता था, रात को 12 साढ़े 12 वहाँ से निकलता था। तो ये आप पे है कि आपने टाइम निकालना है। अगर आप कहें कि सब कुछ खुद हो जाएगा, आप बैठे रहेंगे, कोई किताब भी पढ़ा जाएगा, कोई आपको नेटवर्क भी बना जाएगा, एक्सरसाइज भी करा जाएगा, तो कुछ नहीं होगा ऐसा। आपको कंफर्ट जोन से बाहर, और उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। और वो एंजॉयमेंट होती है विद अ गुड बैच ऑफ फ्रेंड्स, जिनके साथ आप हंस खेल सकें, आप उनसे शेयरिंग कर सकें, उनसे इंस्पिरेशन ले सकें। हमारा हेल्दी कंपटीशन भी होता था, तूने कितना पढ़ लिया, मैंने कितना पढ़ लिया। हम लिटरली बैठ के कैलकुलेटर पे कास्टिंग का कंपटीशन करते थे कि ज़्यादा जल्दी नंबर्स कौन ऐड करता है।
आपने बात की रगड़े की, फोटो कॉपी का कंपटीशन होता था, क्योंकि पहले महीने हमने फोटो कॉपियाँ की हैं, तो मेरा रिकॉर्ड था कि मैंने एक दिन में 2000 फोटो कॉपियाँ की। तो मैंने कहा जी मैं जीत गया, मैं अगेन कंपेरेटिव हूँ, तो मैंने कहा फोटो कॉपी मिली है, जो काम मिले उसको ऐसे करें कि यही आखिरी काम। मतलब फोटो स्टेट मशीन भी, अगर मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि आप अक्सर कहते हैं जी हम गए हैं फॉर्म में, हमें फाइलिंग पे लगा दिया, हमें फोटो स्टेट, हालांकि अब ये ट्रेंड ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। मैं कहता हूँ भाई वही सीख लो, आप मुझे अभी को मैं फोटो स्टेट मशीन को ना पीस पीस करके दोबारा असेंबल कर दूंगा आपको, एक काम मिला है कर लो। उससे क्या होता था कि हमें सीनियर्स देख रहे होते थे कि ये बैच आया है, इसमें किस बच्चे में स्पार्क है। अच्छा फोटो कॉपी दिया है, एक बच्चा फोटो कॉपी किया है, 10 मिनट तक वापस ही नहीं आया एक पेज लेके, एक बच्चा वो आके करी जा रहा है, कह रहा है काम बताएं सर, ऑटोमेटिकली वहाँ से सिलेक्ट हो गया। जो लिस्टेड क्लाइंट कम होते हैं कंपनी के पास, फर्म्स के पास सारे नहीं होते लिस्टेड, मैं सिलेक्ट हो गया पाकिस्तान टोबैको के ऑडिट के लिए। मैंने कहा यार ये काम में तेज़ है, मतलब कम से कम एफिशिएंट है, बात कर रहा है फिर टुर रहा है, एक इसमें सुस्ती नहीं है, हमें बंदा तेज चाहिए। सारे कैफ करके हैं लाइक ही होंगे, लेकिन आपको थोड़ी अपनी एक स्पार्क दिखाना है लोगों को कि यार मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं हर काम दिल लगा के कर रहा हूँ। फिर वो कुछ बच्चे ने यार ये क्यों सिलेक्ट हो गए हैं, या आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन क्यों मिल गई है ऑडिट के लिए। कोशिश करें जो काम मिले दिल लगा के ऐसे करें कि आप उसमें स्टैंड आउट करें। इवन मैं आपको कहूँ ना कि यार ये पानी पिला दो अगले बंदे को, आप वो भी ऐसे पिला दें कि यार उसमें भी फर्क नजर आए। हर काम ऐसे होना चाहिए एट एनी स्टेज। सर लर्निंग एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है। आप वाकई सीखने के लिए आए हैं तो आप हर चीज में से सीख निकाल लेते हैं। यस। और फिर आपके अंदर एनर्जी हो, पॉजिटिविटी हो, तो आप उससे एक स्टेप आगे देख रहे होते हैं। जो काम कर रहे हैं उसको ऐसे दिल लगा के करें, उसके अंदर डिफरेंशियल क्रिएट करें अपनी एफर्ट से अपने काम। जबरदस्त। ऐसे ही है, क्योंकि जब तक देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, अभी आपको नंबर्स पता है लेटेस्ट, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स आ रहे हैं हर साल। आपने उन सारे बच्चों में स्टैंड आउट करना है। ये मैं हर बच्चे के लिए मैसेज दे रहा हूँ। सारे बच्चों को दिमाग खुदा ने बराबर दिया है, सब पढ़ सकते हैं, पेपर पास करके जो आगे आएगा सारे बराबर हैं। हाउ विल यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ? वो होगा आपकी एनर्जी से, आपकी जो अंदर से एक विल पावर है, जो जिस तरह आपने कहा एक लर्न करने की, सीखने की भूख है, नजर आनी चाहिए। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अगर देखें मुझे, आप किसी रियल लाइफ में भी ले लें, आप किसी इंसान को कोई काम कहते हैं, वो काम ही नहीं होता या इग्नोर हो जाता है, आप दोबारा वो काम कहेंगे उस इंसान को? आप कहेंगे यार बस सलाम दुआ तक। अगर कोई बंदा लेकिन रिलायबल है, आप उसको कॉल करें, वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, कोई काम कहे, हो या ना कर पाए, एटलीस्ट आपके साथ खड़ा हो जाता है आके, आपको पता है यार ये चलेगा मेरे साथ, वो दोस्ती भी चलेगी, वो रिश्ता भी चलेगा, आप रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा देखते हैं, वही बात है कि हमें मिल क्या रहा है आगे से। हम ही नहीं देखते किसी भी रिश्ते में, किसी भी जगह पे हम क्या दे रहे हैं। जब तक हम दे नहीं रहे, हमें आगे से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें कुछ मिलेगा। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें अपना कंट्रीब्यूशन देने पे फोकस करना चाहिए। रिटर्न इज एन ऑटोमेटिक थिंग, वो खुदा का बनाया असूल है कि जब आपने कुछ दिया है, कुछ इनपुट डाला है, लाजमी बात है कुछ रिटर्न आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप कुछ ना दें और फिर कुछ आ जाए। नेचुरल रूल है, साइंस कह लें, खुदा का कह लें, मजहबी बात कर लें, आपने एफर्ट डालना है और फिर उसका रिस्पॉन्स शायद जितना आपने डाला है उससे 10 टाइम्स ही आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर इसका मतलब है आर्टिकल्स तो आपने बड़ी एनर्जी के साथ किए हैं और एंजॉय भी किया और सीखा भी, और मुझे लग रहा है कि जो बात आपने किया, आपने एक बहुत अच्छा नेटवर्क भी बना लिया। लोग आर्टिकल्स के बाद अगर आपको ये कह के जानते हैं कि यार ये काम में बहुत तेज़ है, ये बंदा बहुत अच्छा है, या हमारे यहाँ, मैं जिस फॉर्म में था, हम लोग डिस्कशन ये होती थी सीनियर्स की, यार ये वाला लड़का काम का है, मैनेजर को कहे इसको मेरे साथ अटैच करें। तो सर आप ऑटोमेटिकली इस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से फेवरेट होते रहते हैं, अच्छे क्लाइंट्स पर जाते हैं और अच्छा डेवलप हो जाते हैं, अल्टीमेटली एक अच्छा नेटवर्क भी बन जाता है। मुझे लग रहा है ये सब कुछ आपने खुद अचीव किया। और जब आप उस पॉइंट तक पहुँचे, जब आर्टिकल ख़त्म हुए, तो क्या क्वालिफाइड थे, कुछ पेपर रहते थे? सर ये भी इंटरेस्टिंग और दुख भरी दास्तान है। 2 मॉड्यूल थे मेरे टाइम पे, मॉड्यूल ई और एफ। मॉड्यूल ई फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। वो एक पॉजिटिव माइंडसेट डी वाला जो मैंने सीखा जी, मैं अप्लाई किया, ई निकल गया जनाब। और वो सबसे मुश्किल होता भी ई था। अच्छा सर, मेरा ख्याल है एफ मुश्किल है, क्योंकि जो मेरे पे गुजरी मैं शेयर करता हूँ। फिर एफ आया जी। एफ की पहली अटेम्प्ट फुल फेल, सेकेंड अटेम्प्ट फुल फेल, थर्ड अटेम्प्ट आई, किधर फंस गए हैं यार, ये तो फंस ही गया। अभी आर्टिकल्स चल रही थी, ये आर्टिकल्स खत्म होने से पहले लास्ट अटेम्प्ट थी मेरी। जनाब मैंने पेपर दिए, 4 में से 3 पेपर निकल गए।
तो व्हेन माय आर्टिकल्स एंडेड मेरा एक पेपर रहता था, बाकी सब क्लियर था। और जो पेपर रहता था वो मशहूर ज़माना जो हम कहते थे BFD, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, वो रहता था। चलो जी, लोगों ने कहा एक रह गया, मैंने भी कहा एक रह गया, निकल ही जाएगा। उस पर मेरी जॉब हो गई EY बहरीन में, मैं बहरीन चला गया। अच्छा, तो मैंने कहा चलो यार पेपर एक रह गया, 6 महीने बाद निकल जाएगा। 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट। अली 4.5 साल में BFD की अटैम्प्ट्स देता रहा। अच्छा। आर्टिकल्स खत्म होने के बाद। अच्छा। जो मैं बात गिनिया, जितनी मेरे सारे CA के पेपर्स की अटैम्प्ट है ना, उनसे ज्यादा एक BFD की अटैम्प्ट है मेरी। तो ये विद इन आर्टिकल भी 3 और उसके बाद उसके 9। बाद भी 9। नहीं मतलब आप देख लें 4.5 साल में 9 बन गए। हाँ। अच्छा, एक लेसन मैं सबको देता हूं, बिकॉज ऑफ माई फादर मैंने कभी अटेम्प्ट मिस नहीं की। एक बहुत प्रॉब्लम आ जाता है कि जब आप फेल होना स्टार्ट होते हैं तो आप कहते हैं अभी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं पेपर नहीं देता। जब पेपर नहीं है देते तो एक कंफर्ट जोन में आप जाना शुरू हो जाते हैं और पेपर छोड़ने की आदत डेवलप हो जाती है। मेरे वाले साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि पेपर दिए बगैर तो कोई पेपर पास नहीं कर सका आज तक। पेपर पास करने के लिए सबसे पहला काम तो पेपर देना है ना। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि पेपर नहीं दिया तो पास हो गए। अब पेपर देंगे फिर 50-50 है, ठीक है आपकी नहीं है तैयारी, नेक्स्ट टाइम सही, बट पेपर नहीं छोड़ना। तो मैंने ये 9 और +3 12 अटेम्प्ट्स में एक अटेम्प्ट भी नहीं छोड़ी। मेरी शादी है 3 दिन बाद मैंने अटेम्प्ट नहीं छोड़ी। बहरीन से भी कैसे पेपर दिए? 2 अटेम्प्ट्स दुबई जाके दी, बाकी सारी मैं पाकिस्तान आके देता था। यानी आप अटेम्प्ट्स के लिए आते थे? जनाब अली, घर से मिलने का बहाना भी बन जाता था और मैं अटेम्प्ट्स भी देता था। तो वहां पर टाइम मैनेज हो जाता था पढ़ाई के लिए, या उतना टाइम ही नहीं मैनेज हो सका कि बहुत अच्छी तैयारी करके आप पेपर निकालें? आई थिंक टाइम मिल जाता है, अगर हम रात को 11-12 बजे भी आके, जिस तरह मैंने जिक्र किया, पढ़ लेते हैं तब भी मिल जाता है। प्रॉब्लम ये जब आप अर्न करना शुरू कर देते हैं, दिनारों में पैसे आ रहे हैं, रुपीज़ में कन्वर्ट किए और लाखों आ रहे हैं, जनाब आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हमने मेन डिग्री लेनी थी पैसे कमाने के लिए। जब पैसे तो आ रहे हैं फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका एफर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है और वक्त के साथ साथ फिर आप बाहर चले गए हैं, आप बाहर के मजे ले रहे हैं, जनाब वो जी नौकरी लग गई है, जी वो जी गाड़ी ले ली है, तो आपका वो जो भूख है ना सक्सेस की, वो कम हो जाती है। और CA ऐसी फील्ड है कि जिस स्टेज पे भी आप ढीले पड़ गए, इवन लास्ट पेपर है जैसे आपका, आपको वो छोड़ेगा नहीं। CA आपको खैरात में डिग्री नहीं देगा कि यार तूने 20 अटेम्प्ट लगा ली हैं, कर लें। आप जब तक उस मेरिट पे नहीं आएंगे, व्हाटएवर दैट इज, मिनिमम लेवल आप नहीं अचीव करेंगे, आप पास नहीं करेंगे। आपके सामने मैं बैठा हूं, सारा CA कर लिया, कॉलेज में गोल्ड मेडल भी था मेरा इवन सेकंड ईयर में, लेकिन आपने जब वो लेवल अचीव किया तो आपका CA पास हो। और मैं तो कहता हूं मेरा लेवल अचीव ही नहीं हुआ था। मेरा तो जब बेटी पैदा हुई है, वो भी एक एग्जांपल है कि मेरी अटेम्प्ट थी, जिस क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी, मैंने पेपर दिया 7 दिसंबर को शाम को, सुबह 8 दिसंबर को मेरी बेटी पैदा हुई है, फर्स्ट चाइल्ड, और उस टाइम में मेरा CA निकल गया। तो मुझे लगता है कि मेरा नसीब शायद खत्म हो गया था वहां तक आगे, बेटी का आया तो वो पेपर पास हुआ, वरना शायद मैं रह ही गया था। अगला सवाल मैंने यही कहना था कि CA की क्वालिफिकेशन तो लटक गई है एक तरीके से। बहुत से केसेस में कहा जाता है कि भाई अब इस पॉइंट पर CA नहीं हो रहा, तो लोगों ने CA को डिपेंडेंट किया होता है कि CA के बाद शादी करेंगे, शादी को CA पे डिपेंडेंट किया होता है। तो वो सर आपने भी ये सोचा था कि क्वालिफाई करने के बाद शादी करूँगा, आपने ये प्लान किया हुआ था या कैसे चला? अच्छा नहीं, मैंने थोड़ा सा फर्माबरदार बच्चा हूँ, तो मैंने अपनी शादी का टाइम खुद नहीं सोचा हुआ था। जब मेरे पेरेंट्स को ठीक लगा, उन्होंने पूछा यार अब तू बाहर भी चला गया, तेरी जॉब भी लगी, कमा भी रहे, तो हमने शादी करनी है, रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जो मर्जी करें भाई, मेरी बला से, मैं अपने काम कर रहा हूँ, आपका काम है, करते रहे, रिश्ता ढूंढे। जो भी हुआ प्रोसेस, उसके बाद बेसिकली व्हेन दे थॉट मेरी शादी हो जानी चाहिए, उन्होंने रिश्ता ढूंढा, बताया, सारा प्रोसेस हुआ और मेरी शादी हो गई। आई थिंक मेरे पेरेंट्स को या इवन मेरी दादों को, मेरी ग्रैंड मदर को लग रहा था कि हम शादी हो जाएगी ना, तब पेपर इसका निकल जाएगा, शायद वही लक फैक्टर आ जाएगा। शादी हुई, नहीं निकला, उन्होंने कहा यार चलो बच्चों से निकल जाएगा, तो वो बात ठीक हुई, इवेंचुअली वो निकल गया। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें हर एक का लाइफ साइकिल और स्टेज फ़र्क होती है, कंडीशंस फ़र्क होते हैं फैमिली के। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको शादी पहले या बाद में करनी चाहिए, अपनी सिचुएशन देखनी चाहिए फैमिली की। ये ज़रूर है कि फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो कि गुजारा कर सकें, ये ना करें कि अयाशी कर सकें या चांद तारे तोड़ के ला सकें, गुजारा कर सकें। तो यस, एक शादी रीजनेबल टाइम पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि शादी भी आपको पता है एक आपको एफर्ट चाहिए, एक फैमिली बनानी है आपको। अगर आप 40 साल की उम्र में जाके शादी कर रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, मना नहीं है। तो व्हेन यू आर मैच्योर इनफ, एक रीजनेबल टाइम हो गया है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। पेपर पास है परफेक्ट, नहीं पास तो फिर खैर है। अच्छा सर जी, आप
बहरीन चले गए, वो बहरीन गए और फिर उसके बाद वापस आ गए, वहाँ पे जॉब सेटल्ड थी, फिर वापस आने का कैसे सोचा? जब मैं बहरीन गया तो एक्चुअली मेरे हर डिसीजन में, क्योंकि पेरेंट्स से और वालिद साहब से स्पेशली में परमिशन होती है, डिस्कशन भी होती है, तो किसी भी स्टेज पे अगर मेरे वालिद साहब कोई चीज़ मना कर दें तो वो नहीं हो सकती है, डजेंट मैटर वो क्या चीज़ है। तो जब ज़ाहिर बात है मेरे पास ऑप्शन आया, मैंने खुद अप्लाई नहीं किया। मैं उस वक्त आर्टिकल्स के थोड़ी देर बाद मैं सुपरवाइज़र रहा था 4-5 महीने, तो मुझे एक सीनियर ने कहा था टेलेनॉर में कि यार ऑप्शंस आए, आप अप्लाई करो। मैं कहा जी मैं नहीं जाना, मैं इतने ही बैठा, एक पेपर रहता है पढ़ाई करके जाऊँगा। ज़बरदस्ती उन्होंने अप्लाई करवा दिया, इंटरव्यू भी हो गया और सिलेक्ट भी हो गया। अच्छा, उसके बाद जब मैंने पूछा अपने वालिद साहब से तो उन्होंने कहा ठीक है जा, सीखा, एक्सपोजर ही है, खैर है। मैं कहा ठीक है जी, मैं कहा 2-3 साल के लिए देखा, वापस आ जाएंगे। फिर वो हालात और वाक़यात ऐसे बने कि 2 से 3 से 4 मैं 7.5 साल बहरीन में रह गया। इवेंचुअली लेकिन क्या हुआ कि वो जो वालिद साहब से डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग थी, मेरा माइंड क्लियर था डे 1 से कि मैंने वापस पाकिस्तान आना। मैं इस अंडरस्टैंडिंग से कभी बाहर नहीं गया था कि मुझे बाहर सेटल होना। ये क्लियर था कि मुझे वापस आना है और मुझे वालिद साहब के साथ फर्म ज्वाइन करनी है। ये भी कोई प्लान नहीं था कि मैंने कहीं और काम करना है। आपके वालिद की अपनी फर्म थी जो 90 में एस्टैब्लिश की उन्होंने, तो ये कंफर्म था कि मुझे उनके साथ पीटर एंड को में आके काम करना है। इसके अलावा कोई और करियर ऑप्शन सोचा ही नहीं था। लिहाजा इवेंचुअली जब टाइम लगा, शायद वो जो ऊपर वाले की तरह सुन के ज़हन में आया, अब्बू ने कहा चला वापस आ जा। मैंने रिज़ाइन किया। मैं उस वक्त सीनियर मैनेजर था, डायरेक्टर होने वाला था, बहुत अच्छा करियर जा रहा था। मेरे ख्याल में मेरे बॉस ने, कोई तरली ने मुझे उस वक्त किए कि यार ना जा, ये भी कहा कि जाके वालिद साहब को समझा दे कि मैं बड़ा अच्छा जा रहा हूँ, इधर ही रह जाओ, मैं वापस नहीं आता। तो मैंने कहा जी ऐसा नहीं होता, पंजाबी खानदान है और अब्बा जी जब कुछ कह देते हैं तो आप आगे सुने ऑप्शंस या अपने करियर की बातें नहीं बताते, आपने जाना होता है, और मेरी वैसी कमिटमेंट है। नहीं सर, आपके अभी तक की स्टोरी में जो अनसेट चीज़ हम देख रहे हैं वो आपकी ताबेदारी देख रहे हैं। जब आप अब्बू ने कह दिया तो ख़त्म, बस फिर उसकी, क्योंकि हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट ये भी है कि जनाब अब्बू को क्या पता सीए का, आपके पास तो ये प्ली भी नहीं है। यस, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं क्या है। पता कि सीए में क्या होता है, उनको सब पता है, जो उन्होंने कहना है आपने करना है, ना करेंगे तो वो ना फरमानी शुमार होगी। सर पता भी है ना भी हो तो पेरेंट्स जब भी कुछ करते हैं वो अपनी नेक नियति से ही कहते हैं, अच्छी नीयत से ही कहते हैं। आपका बेस्ट इंटरेस्ट उनके हार्ट में होता है, प्लस ऊपर वाला भी गाइड कर रहा होता है। और मेरा वैसे ये बड़ा दुख पड़ी आपने बात कर, मैं बहाना कोई नहीं मार सका आज तक। मैं फर्म से फुटा जिसे हम कहते हैं वो नहीं मार सकता था। अब्बा जी पकड़ लेते थे कि कर रहे हैं, क्यों नहीं गया। अगर सपोज वीकेंड मिला के अक्सर होता है कि आप जुम्मे को या मंडे को छुट्टी करना चाहते हैं कि यार ज़रा लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा, सख्ती से मना था कि ये वाली छुट्टी तो करनी नहीं है। कोई मैं कहूँ पेपर मुश्किल है अब्बू के, मैंने नहीं पता कितना मुश्किल होता है, पर कोई बहाना किसी स्टेज पे चला ही नहीं। लेकिन वापस आना था, हार्ट वॉज इन पाकिस्तान, हार्ट वॉज विद फैमिली। आया, रिज़ाइन किया, काम किया, लाइक एनीथिंग 6 महीने लगते हैं एडजस्ट करने में। जब आप एक मार्केट से आते हैं, एक रूटीन से आते हैं, सेटअप चेंज होता है, थोड़ा सा टाइम लगा, बट आफ्टर 5 or 6 months आई वॉज कम्प्लीटली एट होम। और मुझसे अक्सर लोग पूछते थे पछता तो नहीं रहे हो, आज भी कहते हैं, मैं आज भी कहता हूँ मैं एक दिन नहीं पछता। फाइनेंशियल तो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। बिल्कुल था, लेकिन देखिए वो जो हम पढ़ते थे ना, वो मैस्लोस थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप जनाब, फाइनेंशियल तो आई थिंक पहले 2 लेवल है ना, जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल। अच्छा, एक है कि फाइनेंशियल क्या कोई कमी है मुझे? नहीं, मेरी ज़रूरत और मेरी ख्वाहिशात से ज़्यादा ही है मेरे पास, बहुत ज़्यादा है। जो जो सोचा लाइफ में उससे बहुत ज़्यादा मिला। कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है जो आपको फाइनेंशियली और पूरी नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप कहें कि यार मैं 2 रुपये कमा रहा हूँ और मैं 10 कमा सकता था, यस, बट उसकी लिमिट नहीं है। जब जरूरत एक है और पहले ही 2 कमा रहे हो, अल्लाह का शुक्र। वही कि अब 10 कमाए, 100 कमाए, अब मैं आइलैंड लेने का सोच लूँ, उसके बाद मैं हेलीकॉप्टर लेने का सोच लूँ, वो तो हमने पैसे खर्च करने के बहाने ढूंढने। एक्चुअल मज़ा अली पैसे कमाने में नहीं है। पैसे ज़रूरतें पूरी हो जाएं आपकी, ये बहुत कमाल है। एक्चुअल मज़ा है जो आपकी खुशी अंदर आती है, वो आती है इंसानों के साथ प्यार सलूक से, आपकी फैमिली के साथ, लोगों के साथ, और जहाँ पे अंदर आपको दिल मुतमईन हो। आप मुझे दुनिया के सारे पैसे दे दें और एक आइलैंड पे अकेला बिठा दें, शायद मैं तो अगले दिन बीमार हो जाऊँ। लेकिन आप लोगों में बैठें, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी में, अपने मुल्क में, अपनी फैमिली के पास रहें, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चों के साथ टाइम गुजार सकें, इस चीज़ को आप क्वांटिफाई करके दिखाएं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम ही नहीं रहा कभी। और मेरा ये मानना है, मज़े की बात, लॉन्ग टर्म में शायद पैसे भी उतने कमा लेंगे। अगर आपकी नीयत ठीक है ना और आप मेहनत कर रहे हैं, पैसे भी कमा लेंगे इतने लॉन्ग टर्म में। तो सर
अच्छा, यहाँ पर आके अब्बू के साथ फर्म ज्वाइन कर ली, तो फिर अब्बू के साथ क्या बातचीत हुई कि आप एज ए पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं? उन्होंने आपकी कुछ सैलरी रखी, या उन्होंने कभी जो जेब खर्च पहले देता था 2,000 और बढ़ा लो और बस आ जाओ कल से शुरू? भाई जान, जेब खर्च तो मिला ही नहीं आर्टिकल्स के बाद से, और वो तो सेल्फ सस्टेन मॉडल पे आ गए। अच्छा लगता था खुद भी, लेकिन जब फर्म में वापस आया तो कोई पार्टनरशिप नहीं मिली, कोई ऐसा मजाक नहीं था। उन्होंने अपना बच्चा पहले टेस्ट किया। मेरा ख्याल है मैं जब 15 में वापस आया तो 18 में पार्टनर हुआ मैं फर्म में। अच्छा। हाँ जी, तो 2.5-3 उन्होंने साल सारे एसओपीज आप पर जनाब अप्लाई किए? मैं आया, मुझे उन्होंने एसएम ही लिया और उसके बाद मैं डायरेक्टर हुआ। मुझे अच्छा रगड़ा लगा, उन्होंने बच्चा अपना चेक किया जोगा है भी कि नहीं है, कि मेरा पार्टनर बनने आ रहा है। Being a son did not entitle me to become a partner in his eyes, which was a very right thing. अच्छा, ये बड़ा एक हो सकता है लोगों को लगे कि मैं आया और being a son I was entitled कि मैं पार्टनर हो जाऊँ सीधा। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मेरे वालिद साहब ने चेक किया अपना बेटा भी एक दफ़ा उसका लेवल चेक किया। मैं जब आया 15 में तो सीनियर मैनेजर बनाया उन्होंने पहले, उसके बाद मैं डायरेक्टर हुआ, फिर 18 में मैं पार्टनर बना। 3 साल मैं उस प्रोसेस से गुजरा, लोकल मार्केट समझी, दोबारा से चीज़ें देखी। फिर मेरे वालिद साहब के साथ मेरे एट टाइम्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं अप्रोचेस में, क्योंकि एक डिफरेंट माइंडसेट, एक डिफरेंट स्टाइल था। मैं एक डिफरेंट मार्केट से आ रहा था, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा था, मैं कुछ चेंजेस लाना चाह रहा था। बट इवेंचुअली 2-3 साल के बाद हमारे किसी बात पर डिसएग्रीमेंट होना बंद हो गया। उनको समझ आ गई कि जो कहता है किसी वजह से कहता है, और उसका रिजल्ट्स देखे उन्होंने, और मुझे उनका माइंडसेट समझ आ गया कि ये कहते हैं तो किस माइंडसेट से कहते हैं। मुझे उस चीज़ को हैंडल और इम्प्लीमेंट करना आ गया कि मुझे वो चीज़ें माइंड में रखते हुए अपना स्टाइल कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो 2-3 साल के बाद अलाइनमेंट भी हो गई, बहुत बहुत कर्म हुआ। हम आई थिंक 5-6 मेंबर फर्म से 55 लोगों तक गए अभी जब लास्ट में फर्म में था। तो बहुत ग्रोथ मिली, खुदा ने बहुत कर्म किया। और हर लिहाज से मैं कहूँगा कि हमें, आप कह लें, ना सिर्फ मुझे ये होता था कि बिजनेस तो ठीक है आता है अपने पैसे कमाने, मुझे होता था कि हमारी इन्वायरमेंट और जो फर्म में ट्रेनिंग्स हैं स्पेशली वो सीखें, उनको कुछ डिफरेंट इन्वायरमेंट और फीलिंग और एक्सपोजर मिले, जो उनको लगे कि एक स्मॉल मीडियम फर्म में भी आके हमारा करियर बन रहा है, हम स्टैंड कर सकते हैं कहीं भी, उनको कॉन्फिडेंस मिले। तो वो चीज़ें हम कर पाए, और थैंकफुली उस सारे जर्नी में फिर वालिद साहब, मैं 9 ईयर्स रहा फर्म में अपनी वालिद साहब के साथ, और काफ़ी सेटिस्फाइड रहे, काफ़ी खुश रहे। सर, अपने वालिद की फर्म को ज्वाइन करना, फिर उसके बाद एक आम बंदे की तरह, आम चार्ट अकाउंटेंट की तरह सारी ड्रिल को देखना, उसके बाद क्वालिफाई करना कि आप मेंबर बन सकें, फिर उसके साथ रहना, ये सब कुछ उन्होंने आपके साथ किया जैसे एक रेगुलर एम्प्लॉय के साथ करते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एंड पे आपने भी उनके साथ वही किया जैसे रेगुलर एम्प्लॉय एक बिगर फर्म में अपॉर्चुनिटी आई और आपने अपने फादर को कहा कि मुझे इजाज़त दें कि मैं एक बड़ी फर्म में जाऊं, और उन्होंने इन योर बेटर फ्यूचर उसकी इजाज़त दे दी। उसकी क्या स्टोरी है? अच्छा, नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पीपल वुडंट नो कि जब मुझे फर्स्ट टाइम के पीएमजी से अप्रोच किया गया था पिछले साल के एंड में कि एक ऑप्शन है, वैकेंसी है और पार्टनरशिप के लिए कंसिडरेशन के लिए, तो वो जो कॉल आई थी, हम दोनों इकट्ठे ही ऑफिस आते जाते थे, अभी भी वापस हम इकट्ठे ही जाते हैं बाय द वे। तो गाड़ी के ब्लूटूथ पे कॉल आई, मैंने कॉल रिसीव की, तो मेरे वालिद साहब वो लाइव कॉल फौरन लाइव सुन रहे थे। तो ये न्यूज़ उनको मैंने नहीं दी या मुझे देनी ही नहीं पड़ी, हमारी कोई चीज़ छुपी नहीं होती। तो सारी डिस्कशन फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉल, मेरे वालिद साहब के सामने से स्टार्ट हुई और उनके नॉलेज में थी। तो ये क्वेश्चन ही नहीं आया कि मेरी सारी को बातचीत चली हो, फिर डिस्कशंस हुई हो, मैंने जाके वालिद साहब को कहा हो। एक तो डे वन से वो क्योंकि साथ थे, तो फिर इट वाज मोर ऑफ अ म्यूचुअल डिसीजन कि हम मिल के हमने उसको वे किया। फिर मेरी वालिद साहब की डिस्कशंस होती थी, मेरी होती थी, उसकी बेस पे मिल के तो फैसला होता ही होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर वालिद साहब ये कह देते कि भाई नहीं जाना, प्रोज हैं कॉन्स हैं इसको बाद में देखेंगे, यार नहीं जाना, तो मैं नहीं जा सकता था। बड़ी सिंपल सी बात है। इट डजेंट मैटर कि वो मैंने कहाँ जाना है, किस रोल पे जाना है। ये इंपॉर्टेंट था कि उनकी ब्लेसिंग हो, और ये नहीं हुआ कि मैंने कहा मुझे जाने दें, उन्होंने कहा कि ये रोल ले ले, क्योंकि उनके ख्याल में इससे आगे अच्छा नेक्स्ट स्टेप बनता है, एक एक्सपोजर है, ढेर सारी और अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, इन्वायरमेंट बहुत बेहतर है। ये नहीं कि हमारा बुरा था, मीन्स वहाँ भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे कुछ सेटल होने में प्रॉब्लम आता, बहुत सपोर्ट मिलेगी। और उनकी ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है, 52 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है मेरे वालिद साहब। वो खुद फर्गूसन में, जैसे मैंने गुजारिश की, वो टैक्स डिपार्टमेंट हेड कर चुके हुए हैं, 20-22 साल काम किया है। KPMG में उन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट हेड किया है 2 साल, लाहौर एंड इस्लामाबाद।
शायद लोगों को ना पता हो कि वो 2 साल KPMG में भी रहे हैं। तो उन्होंने देखी हुई हैं चीज़ें, उनको ये लगा कि येस एट दिस स्टेज ऑफ माई करियर ये करना चाहिए। बाय द वे मेरे वालिद साहब को भी ऑफर्स आई थी ये वाली, बट थोड़ा सा वो लेटर स्टेज में थे करियर के, फर्म छोड़ चुके हुए थे, उनको लगा कि नहीं मुझे अब ये वापस नहीं करना, ये शिफ्ट मैं अब इस स्टेज पे आ गया हूँ कि मैं अपना काम करता रहूँ। हाउएवर मेरी स्टेज थोड़ी फ़र्क है, तो उनको लगा कि नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस, तुम्हारी स्टेज फ़र्क है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट और पाकिस्तान अब फर्दर चेंज हो गया है, CEO वर्ल्ड चेंज हो गया है, अब बिग 4 का ट्रेंड और डिफरेंट हो चुका है, उनमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए थोड़ी डिफरेंट है एट पार्टनर लेवल स्पेशली। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है तू जा। उस परमिशन और उस ब्लेसिंग के बाद मैं यस कर सका, और इसलिए स्पेशली थैंक यू किया गया था लीडरशिप की तरफ से मेरे वालिद साहब को, क्योंकि वालिद साहब मना कर देते तो ये काम नहीं हो सकता। नहीं सर, आपने, आपकी जो एक कमाल बात है वो ये है कि KPMG जो है वो एज पार्टनर इंडक्ट नहीं करते किसी को, लेकिन उन्होंने आपको एज पार्टनर ऑफर किया और आपने एज पार्टनर इंडक्ट किया, ये भी बड़ी अनयूजुअल बात है। अनयूजुअल है, बिल्कुल है, आई थिंक प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम एवर हुआ है, लेकिन उसमें देखिए कुछ चीज़ें मैं कहूँगा खुदा की तरफ से होती हैं। एक तो राइट प्लेस एट द राइट टाइम होना ज़रूरी है। जहाँ पे मुझे एज अ पार्टनर इस्लामाबाद में लिया गया टैक्स में, वहाँ पे एक टैक्स की ही पार्टनर थी जो मूव आउट करी थी आउट ऑफ कंट्री। अगर किसी और शहर से कोई पार्टनर जाता, इरिस्पेक्टिव किसी भी सर्विस लाइन का, मैं तो हूँ इस्लामाबाद का, तो मैं कंसिडर ना होता। अगर इवन इस्लामाबाद में टैक्स के अलावा किसी और सर्विस लाइन के जाते पार्टनर, तो हो सकता है मैं उसके लिए भी कंसिडर ना होता। तो ये आप देखें, वो कुछ चीज़ें हम कहते हैं ना यार, ट्रैक लिखा हुआ है, कुछ था नसीब में, कोई टाइमिंग ऐसी बनी कि स्पेसिफिकली टैक्स की पार्टनर गई, मैं भी इस्लामाबाद में ही था, इस्लामाबाद से गए। उस स्टेज पे आई थिंक, ये आगे मुझे नहीं पता क्यों फील हुआ, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फील हुआ लीडरशिप को कि चलें ठीक है, इसको कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ अबाउट 3 और 4 months, डिस्कशंस हुई, काफ़ी प्रोसेस हुआ, मेरे कई लेवल पे मीटिंग्स हुई। उसके बाद एवरीबडी हु वॉज रेलिवेंट और बाकी सारे पार्टनर्स, उनको लगा कि इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज पार्टनर। बीइंग द फर्स्ट पर्सन, मैं कहूँगा उनका बड़ापन है। बहुत ओपन आर्म्स के साथ मुझे फिर वेलकम किया गया। कई लोगों ने डराया भी कि चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, या अभी लग रहा है बड़ा रोज़ी लग रहा है, मुश्किल होगा। टू बी ऑनेस्ट, डे 1 से लेकर आज तक ऑलमोस्ट साल होने वाला है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट मिली है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वेलकम और इंकरेजमेंट मिली है ग्रो करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। कई इनिशिएटिव्स ले रहा हूँ मैं या लिए हैं, मुझे हर जगह लीडरशिप ने और फेलो पार्टनर्स ने कहा है कि आप ये काम करें, और वो खुश हुए हैं कि यार कोई डिफरेंट आइडिया आ रहा है। किसी को इनसिक्योरिटी मैंने नहीं देखी हुई हो, किसी को मैंने देखा हो कि कोई मेरे साथ किसी भी किस्म का चैलेंजिंग या आप कह लें नॉन सपोर्टिव एटीट्यूड रहा हो, नेवर। तो जो सोचा था, आई एम वेरी लकी, उससे बेहतर सिचुएशन मुझे मिली। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अब चूंकि अब आप KPMG के पार्टनर हैं, तो एज ए फर्म पार्टनर आपसे कुछ सवालात हो जाएंगे। बिग 4 के आपके पार्टनर है। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक मैसेज आया और हम ऑफ कैमरा ये बात कर रहे थे कि जनरली यही ट्रेंड देखा गया कि बिग 4 में या मैक्सिमम फर्म्स में रेफरेंस का चक्कर चलता है, और इस बारे में KPMG जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है कि यार यहाँ पर फ़ोन आ जाए तो काम हो जाता है। अच्छा, ज़ीशान साहब भी KPMG के पार्टनर हैं, उन्होंने भी मोरलेस ये वाली बात कही थी, और आज जब आपने बताई है तो उनकी बात की सच्चाई का भी यकीन हो गया है कि ये आउटसोर्स्ड है। अब असल में एक्चुअल में इंडक्शन प्रोसेस क्या है, या जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि KPMG में तो पक्का हो जाएगा, अब वो ना ही समझे। देखिए, जब हमारे टाइम पर आर्टिकल्स होते थे तो बड़ा सिंपल होता था कि आपने बिग सपोज फर्गूसन या KPMG में जाना है, EY के आर्टिकल्स भी स्टार्ट हो गए थे बल्कि तब। तो बेसिकली इन 3 फर्म्स में तो ये होता था कि फर्स्ट अटेम्प्टर्स जनरली कंसिडर होंगे या मैक्सिमम सेकंड अटेम्प्टर्स, उसके अलावा तो आप भूल जाएं, चांस ही नहीं। ओवर द ईयर्स आई थिंक ट्रेंड आया कि हाँ, बैचेस आप देखें, PwC हो, KPMG हो या EY हो, डेलॉयट भी थी जब पाकिस्तान, तो बैचेस पे स्प्रेड आउट कर दिए गए। ऑलमोस्ट 4-5 बैचेस तक को आप कहते थे कि अप्लाई कर दें। अभी भी आप देखेंगे तो आई थिंक कैफ जो चल रहा है लेटेस्ट 43 या 44 है, लेकिन 40 से आगे एप्लीकेशंस ली हैं, इवन KPMG ने ली है, PwC ने भी यही किया। यहाँ तक तो ठीक है। जो सिफारिश वाली बात है वो मुझे भी बच्चे बहुत कहते थे, मुझे स्टूडेंट्स मिलते थे कि सर सिफारिश का सुना है, कॉल पे होता है, होता भी होगा, होता भी है कई केसेस में, आई अंडरस्टैंड। बट इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए KPMG ने बहुत ही, मैं कहूँगा, दिलेराना और अमेजिंग डिसीजन लिया लास्ट अटैम्प्ट से। हमने कहा हम इस सारे प्रोसेस को हमारे पार्टनर्स की और स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट से निकाल देते। हम सारा प्रोसेस कर देते हैं आउटसोर्स, नन अदर देन IBA। अगेन कोई ऐसे नहीं, कोई अननोन इदारा, IBA को करते हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी पे भी डाउट नहीं होगा किसी को,
उनके प्रोसेस की किस तरीके से सिलेक्शन करनी चाहिए वो भी लोगों को पता होगा, बड़ा रिफाइंड है। तो अब अगर हमने बैच डिफाइन कर दिया कि इस बैच के बच्चे अप्लाई करें, उस एप्लीकेशन की बेस पे आईबीए शॉर्टलिस्ट करेगा फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट भी आईबीए खुद कंडक्ट करेगा, उसमें से मार्क्स आएंगे, उन मार्क्स पे कट ऑफ लग जाएगा कि इससे ऊपर ऊपर वाले बच्चों को हम इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, नीचे वालों को नहीं बुला रहे हैं। इंटरव्यू में से फिर फर्दर सिलेक्शन जारी बात है बेस्ड ऑन इंटरव्यू है। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे वो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो नेक्स्ट टाइम डिपेंडिंग ऑन देयर बैच या और फर्म्स में ट्राई कर सकते हैं। इस प्रोसेस से ये हुआ है कि हमारी एज पार्टनर्स इन्वॉल्वमेंट और स्टाफ की खत्म हो गई है। हमें बहुत अभी भी कॉल्स आ रही हैं, बहुत रिक्वेस्ट आती हैं, हम मजबूर हैं, हमने कहते हैं जी हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक दो अटैम्प्ट्स हुई हैं, आई थिंक विद इन अनदर 1 or 2 अटैम्प्ट्स लोगों को ये क्लैरिटी आ जाएगी कि अब फ़ोन करना के पीएमजी में किसी फ़ायदे का सबब नहीं है, छोड़ दें। बच्चे हो के मेहनत करे, अच्छे मेरिट पे आए, टेस्ट में आता है तो टेस्ट अच्छे से अच्छा करे, उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि हम अब इस चीज़ से निकल गए हुए हैं कि कॉल पे बच्चा रखेंगे और बच्चों को भी ये पता होगा कि ज़्यादती नहीं हो रही किसी के साथ, जो हो रहा है सबके साथ बराबर और फेयर हो रहा है। और ये प्रोसेस अब शुक्र है इम्प्लीमेंट हो गया है और ये चलेगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। इंटरनली बहुत कंसेंसस है कि ये बहुत अच्छा हुआ। सर जी, इसका मतलब है कि मेहनत के अलावा कोई, मेरिट के अलावा कोई ऑप्शन है पीएमजी से उम्मीद ना रखें। सर मेरा ख्याल है ऐसे भी नहीं रखनी चाहिए ना कि देखिए हम किसी भी सिचुएशन में जाते हैं। असल में जहाँ पर एक जिसको कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड हो या एक हिस्ट्री हो ना, वहाँ से बंदा उम्मीद लगा लेता है। तो इसलिए अब जो कि सिस्टम ही चेंज हो गया, तो स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि यार ये वाली कोशिश करने की बजाय पेपर पर ज़्यादा ध्यान। यस, जल्द से जल्द क्लियर करें और फिर एंट्री टेस्ट में नाम आए तो उसको अच्छा करें। अच्छा सर, फॉर्म्स के हवाले से हर जगह ये है, केपीएमजी में भी है, लेट सेट्स का सीन काफ़ी हो जाता है। बच्चे इस चीज़ से काफ़ी अपसेट भी रहते हैं। बच्चे आज जो सब बच्चों को पता है कि भाई हमने टाइमली क्वालिफाई करना है, फिर वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए वो प्लान बनाते हैं कि आज 6 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा या वट एवर। वो सारा प्लान बना के सुबह जब फॉर्म जाते हैं तो उसको पता चलता है कि भाई मैं तो आज फॉर्म से ही घर रात 2 बजे आया हूँ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको आप कैसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें अली, कुछ प्रोफेशन की ना कुछ रिवायात होती हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, प्लस उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इट्स लाइक एक डॉक्टर है, वो हाउस जॉब कर रहा है और उसकी 36 घंटे की ड्यूटी भी होती है, 48 घंटे की ड्यूटी भी होती है, इवन लास्ट ईयर में भी वो पढ़ रहे होते हैं, इस तरह ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं। तो अगर कोई डॉक्टर कहे कि यार मैं 36 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता, 48 घंटे नहीं दे सकता, तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा या मैं फर्दर स्पेशलाइज कैसे करूँगा। उन्होंने साथ पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 करना है FCPS का, तबाही मच जाती है। मैंने देखा है मेरी फैमिलीज़ में डॉक्टर्स हैं, बहुत रगड़ा लगता है, लेकिन वो पार्ट ऑफ द जॉब है, उसको प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। इस टाइप को क्रिकेटर है, मैं बड़ा शौकीन हूँ क्रिकेट का। अब 45 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको पूरा दिन क्रिकेट खेलना है, मैं आपको पैसे भी दूँ अभी खड़े ना हो बाहर इतनी देर के लिए, यहाँ बेहोश हो जाएंगे दोनों वैसे ही। वो बंदा खेल रहा है, उसके लिए वो 45 डिग्री में ट्रेन भी करता है। अब वो कि मैं क्रिकेटर भी बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे AC में या शेड में क्रिकेट खिला दो, तो नहीं होगा। हमारे प्रोफेशन में मैं, मेरे वालिद साहब, उनसे पहले अगर कोई लोग, आप लोग सारे, हम इसी प्रोसेस से गुजरे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कोई चीज़ गलत हो रही है वो ठीक नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है क्या गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए प्रोफेशन में हमारे एक तो नॉर्मल आवर्स को काम करना ही करना है, बताइए बता फॉर्म में आर्टिकल्स करें आप काम करने के लिए। अच्छा, एक ट्रेंड आप बना हुआ है कि यार अगर 6 बजे एग्जैक्ट छुट्टी हो जाए ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल तो इसमें हमें ये करना है कि क्या हम 9 बजे पूरे ऑफिस आ रहे हैं? अगर 9 से 6 ऑफिस का टाइम है तो हम 9 बजे आ रहे हैं। हम आ तो 10:30 बजे रहे हैं, 11 बजे रहे हैं, जाना हमें 6 बजे। सबसे पहले तो ये आपने 2 घंटे 1.5 घंटे की बदध्यानती कर दी और आपने सोचा कि मेरी लेट सेटिंग हो रही है। एक्चुअली 10:30 आके आप 7:30 जा रहे हैं तो आप लेट सेटिंग नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप नॉर्मल टाइम पूरा कर रहे हैं, उसके बाद लेट सेटिंग का सोचेंगे। फिर अगर आपने 6:30 या 6 या 7:30 घर जाके पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई तो मैं आपको बता दूं कि पूरा दिन मैं भी प्रोसेस से गुजरा हूँ, आप माशाल्लाह गुजरे हैं, आप तो बहुत स्टूडेंट पढ़ाते हैं। 6-8 घंटे 9 घंटे अगर आपने सही काम किया है ना दिन में, तो फिर उसके बाद 2 से घंटे ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं आप, इतना दिमाग की कैपेसिटी नहीं रहती है। कुछ जीनियस होंगे लेकिन नॉर्मल एवरेज हम जो लोग हैं, आपने अगर 8-9 घंटे दिल लगा के पढ़ाई की है, फिर आना जाना भी किया है, तैयारी भी की है, लंच भी किया है, वापस आके खाना खा के अब बहुत 30 मार खाना है, आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे। आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, 8 घंटे नहीं पढ़ सकते। ह्यूमन माइंड ऐसे डिज़ाइन नहीं है। इसका मतलब है अगर आप 10 बजे भी घर जाते हैं ना, जो कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था, हम जाते थे, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने डेली के 2 घंटे
और एग्ज़ाम लीव जो कि आराम से आई थिंक आपने पूरी टाइम देनी है, पर पेपर 10-15 तो मिलती हैं लीव्स, तो आप वो पढ़ रहे हैं और आपने साल से पढ़ाई की हुई है पेपर की। पूरे साल में आप रोज़ 2 घंटे प्लस वीकेंड्स आपको मिलते हैं, पब्लिक हॉलीडेज मिलते हैं। मैं कहता हूँ स्टाफ को, बच्चों को, पब्लिक हॉलीडे आया है, ईद आई है, ईद मनाने के लिए नहीं आई है। फॉर अ स्टूडेंट वो पढ़ने के लिए आई है। मुहर्रम की 2 छुट्टियां हैं, वो मुहर्रम के लिए नहीं है, आपके पढ़ने के लिए हैं। अगर आपको कोई ऑफ डे मिल गया, ये अगर फॉर एग्जांपल एससीओ कॉन्फ्रेंस होगी है 3 दिन की, ये मजे करने के लिए नहीं है, वो पूरी लाइफ पढ़ी है। फॉर दीज 3.5 years वो पढ़ने के लिए छुट्टी आई है। वीकेंड सोने के लिए नहीं आया कि आप 2 बजे सो के उठो, फिर अंगड़ाइयाँ लो, 2 दोस्तों को मिलो, कोई गेम खेल लो, फिर के आ जाओ, फिर को मैं 2 घंटे पढ़ लेता हूँ। वीकेंड कम से कम 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ने के लिए आया। तो इफ़ यू स्टडी एवरी डे फॉर 2 hours, ऑन द वीकेंड फॉर 6 to 8 hours, फिर जो आपकी पब्लिक हॉलीडेज हैं उसमें चलो एक दिन आपने ईद मनाई, उसके बाद आपने पढ़ लिया आपको, और फिर आपके एग्जाम लीव्स आ गई, आपको कौन रोकेगा पास होने से? उसके अलावा हमारा प्रॉब्लम आजकल क्या है, क्योंकि हमें सबको अमीर होना है, जो नई जनरेशन है, हमें बहुत जल्दी अमीर होना है, हमें आज ही वहाँ पहुँचना है जहाँ हमारे से 20 साल सीनियर पार्टनर या सीनियर रिसोर्स या सीनियर को पर्सन बैठा हुआ है सीए का। तो एक्चुअली 6 बजे छुट्टी के बाद तो हम फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं, हम इंस्टाग्राम भी खेलना चाहते हैं, हम फेसबुक करना चाहते हैं, हम सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जिससे हमारे 4-5 घंटे लगेंगे। हमें वो भी देखना है कि कहीं हम बदध्यानिती तो नहीं कर रहे हैं अपने प्रोफेशन और अपने साथ। अगर हमने सिर्फ सीए करना है तो फिर हमारा फोकस है सिर्फ सीए, एक एजेंडा है। फिर आपको सब कुछ वो करना है जो आपको उस गोल की तरफ लेके जाएगा। अगर आपको उसके साथ कुछ और चीज़ें भी करनी है, फिर ये जाती है। और हैविंग सेड दैट, अली, यू नो, आई नो, राउंड द ईयर, राउंड द क्लॉक, 365 डेज अ ईयर लेट सेटिंग नहीं होती है, और कई डिपार्टमेंट्स में नहीं होती है। मैं अपने डिपार्टमेंट में जाता हूँ, अक्सर मैं कहता हूँ 6:30 बजे खाली होता है नहीं मिलते बच्चे। घर जाके भी काम करते हैं, यस, वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट है, बट आई पर्सनली बिलीव कि अब काफ़ी फर्म्स में बैलेंस अच्छा है, कुछ में नहीं भी है। बट जिस तरह मैंने गुजारिश की, अगर आप अपना टाइम इस तरह मैनेज करेंगे, तो हम तो 4-4 पेपर्स देते थे, हमारे पास चॉइस भी नहीं होती थी कि आप पेपर 1 दें, 2 दें। तो कैसे हो सकता है कि आप 1 पेपर 2 पेपर दे के भी आप फेल हो रहे हों? और विद द लेवल ऑफ गाइडेंस जो आज अवेलेबल है, इमेजिन आप जैसे टीचर्स, इतनी एजुकेशन को एक्सेस, ऑनलाइन एक्सेस, स्टडी मटेरियल अवेलेबल तब होता। मेरे वाले साहब बताते हैं, कह रहे हैं हमें तो किताब भी नहीं मिलती थी पढ़ने वाली, ढूंढनी पड़ती थी किस किताब से तैयारी करें। फिर हमारा टाइम आया, किताबें मिल गई, कुछ टीचर्स मिल गए, बट अब का टाइम कंपेयर करें, और फिर भी अगर हम अभी तक बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम पास नहीं कर पाते, और बाय द वे रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हो रहा है बाईकैप से। आपको पता ही है क्वालिफाइंग नंबर जो हो गया हुआ है इस वक्त, ये अनथिंकेबल था 10-20 साल पहले। तो ये इसीलिए हो रहा है कि बच्चों की एक्सेस बढ़ गई है, वर्क लाइफ बेहतर हो गया है, बैलेंस, और उनकी एक्सेस टीचर्स और नॉलेज तक ज़्यादा हो गई है। तो अब सिर्फ बहाने रह जाते हैं। आई पर्सनली बिलीव, सर, आई हैव हर्ड स्टोरी, नॉट हर्ड स्टोरी, आई हैव सीन पीपल जिनके घर में वालदा की डेथ होती है 1 दिन पहले, मेरे सीनियर थे, और वो अगले दिन पेपर देते हैं सीए का और पास करते हैं। आई हैव सीन पीपल, मेरे अपना घर सर सैलाब आ गया था 2001 में, पूरा फ्लोर तबाह हो गया था, पूरा इलाका ही तबाह हो गया था ग्वाल मंडी का हमारा, और मॉड्यूल बी की अटैम्प्ट थी जो अकाउंटिंग, जिसमें फर्स्ट टाइम आई, और मुझे अकाउंटिंग नहीं आती थी, अभी भी मैं कहता हूँ नहीं आती वैसे। तो वो अटैम्प्ट भी दी और पास हुई। ये हम सब कुछ होने के बावजूद हम जब कहते हैं ना कि नहीं हो रहा सीए, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। सीए सर बिल्कुल होता है, और हमारे सामने मिसालें भरी पड़ी हैं, लोगों ने उन हालात में सीए किया है कि आप सोचेंगे शायद सुपर ह्यूमन एफर्ट चाहिए उसके लिए, बट किया है लोगों ने। तो जो इतने अच्छे हालात मिल रहे हैं लोगों को, सब कुछ मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है। मैं फर्म में हम कहते हैं यार काम नहीं है, डाउन टाइम है, किताब खोल के पढ़ो, फारिग मत बैठो, ये फ़ोन अजाब है, इससे बच जाओ, ये व्हाट्सएप को छोड़ दो। बट ये फ़ोन बंद हो तो हम किसी और पास से जाए ना। सर, अब बात कुछ सोशल मीडिया के हवाले से करनी थी, लेकिन वो आपने काफ़ी उसके अंदर ही कवर कर दी। हम बात करना चाह रहे हैं, अगला जो सवाल है वो आपका एनआरसी का रोल है। आप आईकैप की लीडरशिप में माशाल्लाह, और नॉर्दर्न रीजन जो है उनका, उसके जो है वो मेंबर हैं। सर, बेसिकली आपकी वहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या स्टेप्स हैं कि कोई चार्ट अकाउंटेंट एनआरसी का मेंबर बन जाए? देखिए, एनआरसी का मेंबर तो बनने के लिए इलेक्शन प्रोसेस है। एनी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज़ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो इलेक्शन लड़ सकता है और वो मेंबर बन सकता है एनआरसी का।
इलेक्शंस होते हैं हर 4 साल बाद। यहाँ तक तो हो गया जो प्री रिक्विजिट है कि आप आ कैसे सकते हैं। फिर प्रोसेस है, जो एक्चुअल प्रोसेस है वो थोड़ा सा मेहनत मांगता है, क्योंकि आपको कोई भी इलेक्शन लड़ना है या आपको पब्लिक के पास जब जाना है ये कहने के लिए कि क्या मैं इस काबिल समझा जाऊं, उसके लिए आपको टाइम निकाल के अप्रोच करना है। और हमारा जो नॉर्दर्न रीजन है इसमें ये एरिया बहुत बड़ा है। इसमें आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पेशावर है, लाहौर है, आपके पास सरगोदा है, आपके पास फैसलाबाद है, सियालकोट है, मुल्तान है, गुजरांवाला है। ये सारे सिटीज़ आपको कवर करने हैं। एनी अदर सिटी वो भी हो सकता है बीच में, बट ये तो कवर करने ही करने हैं। उसके अलावा जब आपको इन लोगों से जाके बात करके अपना पेश करना है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, क्यों मुझे आप इस काबिल समझें, उसके लिए भी टाइम चाहिए। फिर आपके मैसेज में ज़ाहिर बात है क्या चीज़ होती है जो उनको अट्रैक्ट करेगी। ये सारा करने के बाद आपको ये देखना है कि फिर आप काम भी कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी है, वो सारी कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया, काम ने सफ़र किया उसके लिए। तो आपके पास ऐसा सेटअप है पीछे। मैं लकी था जब फार्म में था, वालिद साहब फार्म संभाल के बैठे हुए थे, मैं रोड पे होता था, काम करता था, साथ साथ मतलब ये लैपटॉप खोला, कहीं भी काम भी शुरू कर दिया। लिटरली मोटरवे पे खड़े होकर मैंने मीटिंग्स की हैं, फाइल्स रिव्यू की हैं, और फिर साथ साथ आप जाके अपना कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद मैं तो खैर बहुत ही लकी रहा, लोगों ने बहुत प्यार दिया, इस काबिल नहीं हूँ, बट आपके लिए खुदा ने सोचा हुआ अच्छा लोगों के जहन में आ गया, आप इलेक्ट हो जाते हैं, आप रीजन में आ जाते हैं। रीजन में फिर आपके पास 4 साल हैं काम करने के लिए एट द मिनिमम। उसमें जो हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि हमें मेंबर्स और जो काउंसिल है हमारी उसके दरमियान एक तो ब्रिज का काम करना है। एट टाइम्स क्योंकि काउंसिल मेंबर्स वैसे तो हमारे एक्सेसिबल हैं, सारे लोग उनको रीच भी करते हैं डायरेक्टली। सम टाइम्स क्योंकि बहुत काम है और हमारे मेंबर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो कुछ चीज़ ऐसी है जो नहीं उन तक पहुंच पा रही, स्टूडेंट्स के मसाइल हैं इवन नहीं पहुंच पा रहे, या कोई ऐसी बात है जो कि हमसे बेहतर होकर रिफाइन होकर वहाँ जा सकती है, हम उसके लिए काम करते हैं। बहुत कॉमन है जो CPD एक्टिविटीज़ हैं वो तो हमें करनी है, जितनी ज़्यादा करें। आप देखें कोविड टाइम पे सबसे लोवेस्ट टाइम था फॉर ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद से हर साल CPD आवर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हर साल उसमें ग्रोथ आ रही है 20, 30, 40 घंटों की। और वो वजह इसलिए है कि अब हम जूम पे भी कर सकते हैं, हम इन पर्सन तो कर ही रहे हैं, फिर मुख्तलिफ शहरों में कर रहे हैं, बट कोशिश ये है कि जूम की वजह से अगर किसी छोटे शहर में नहीं भी कर पाते इवेंट, वो लोग ज़रूर ज्वाइन कर पाएँ, जो पहले नहीं होता था। उसके अलावा लाइब्रेरीज़ को मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें वो करनी है। तो ये कुछ मेन फंक्शंस हैं। प्लस हम कोई भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं काउंसिल को ऑन आवर ओन, जो हमें लगे कि हमारे प्रोफेशन की बेहतरी के लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद है। अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग काउंसिल ही कर रही होती है। अब मेनली मेंबर्स या स्टूडेंट्स के इश्यूज को काउंसिल तक पहुंचाना, हाईलाइट करना, असेस करना कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, ताकि उस पर कोई डिसीजन मेकिंग हो। ये NRC का बेसिकली हो गया। डिसीजन मेकिंग व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मैटर्स, व्हेन इट कम्स टू इस तरह के फैसले जिससे आपके प्रोफेशन पे एक्चुअल इम्पैक्ट आएगा, वो काउंसिल ही कर सकती है। क्योंकि दैट्स हाउ इट्स मेड। मैं मजाक लोगों को कहता हूँ कि वो आप समझे नेशनल असेंबली और हम प्रोविंशियल असेंबली MPs वाला हिसाब है। तो बट हमें सपोर्ट ज़रूर है, हम अगर कोई रिकमेंडेशन दें हमें उस पर सपोर्ट भी मिलती है, हमारी आइटम डिस्कशंस भी होती हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, बट येस अल्टीमेट अथॉरिटी रिमेन्स काउंसिल। अच्छा, उसमें जैसे अभी एजुकेशन स्कीम आई है, तो इसमें क्या नॉर्दर्न या साउदर्न जो रीजन्स हैं उन्होंने, उनके मेंबर्स ने भी रोल प्ले किया, या ये काउंसिल लेवल की गेम थी जो कि ये किसी रीजन के लिए तो स्पेसिफिक नहीं थी, ये तो ओवरऑल ही थी? नहीं, ये काउंसिल लेवल का इनिशिएटिव है। हमारी साइड से समटाइम्स फीडबैक आए हैं हमारे पास, स्टूडेंट्स के आए हैं, लोगों के आए हैं, हम वो ज़रूर शेयर कर देते हैं। क्वेरीज आती हैं, लोग कुछ क्लैरिफिकेशन, जिस तरह स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट करते हैं अक्सर कि सर टर्म मेरी ये अटेम्प्ट एक्सपायर होने वाली है, या मैं वो तो नहीं हो जाऊँगा, डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाऊँगा, ये चीज़ें हम ज़रूर पहुँचा सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली ये काउंसिल की लीडरशिप और उन्हीं की साइड से एग्जीक्यूट हुआ। डन सर। अच्छा, इसके अलावा ये कि NRC में अभी तक जो आपके रोल्स रहे वो तो आपने बताए हैं, लेकिन आप NRC को आगे कहाँ देख रहे हैं फ्यूचर में? ICAP को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं? कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है होनी चाहिए ICAP की तरफ से? लेकिन जो हमारा रोल है या इवन काउंसिल का रोल और एवरीथिंग एल्स इज डिफाइंड बाय जो हमारा ऑर्डिनेंस है ICAP का। जो मैंने आपसे रोल शेयर किया, ये लिटरली मैंने वहीं से उठा के आपसे शेयर किया, और फिर ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशन में उसकी कुछ वेरिएशन आ जाती है, प्लस माइनस। इसी तरह काउंसिल का भी रोल वहीं से आ रहा है। जो इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं और जो फ्यूचर होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा हमारा नया ऑर्डिनेंस गया हुआ है, उससे कुछ चीज़ें आएंगी जो मैंडेट और रोल्स में चेंज करेंगी।
फ्यूचर हम क्या देखते हैं वो सबको पता है कि आई कैप में इस वक्त गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे बात होती है अक्सर, कि वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर वो नहीं है जो और ऑर्गेनाइजेशंस का, इंस्टीट्यूट्स का है हमारे साथ के। एसीसी की एग्जांपल लेते हैं, आईसीडब्ल्यू की लेते हैं, कि हमारे पास अगर एक फुल टाइम सीईओ होते हैं, सीईओ होते हैं, तो हमारा एक जो मेन फंक्शन है, एक्सिक्यूशन है, वो चेंज हो जाएगी। जो फिर हमारा काउंसिल का और हमारा रोल है वो थोड़ा और इवॉल्व हो जाएगा, उनका और पॉलिसी की तरफ चला जाएगा, हमारा थोड़ा और सपोर्ट पे और सीपीडी और रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोफेशन की तरफ चला जाएगा, बिकॉज दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट एट द मोमेंट। और ये किसी ने बनाया नहीं या कोई बनाना नहीं चाहता। वो अगेन उस टाइम पे 62 में लॉ आया था, ज़ाहिर बात 61 में सॉरी लॉ आया था, उसकी बेस पे कट कर देना, सही कर देना। अच्छा, क्योंकि उस 61 में एक लॉ आया था तो उसमें आपके पास जो भी विजन था उसके हिसाब से कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई और वो चल रही थी। यस, उसको अपडेट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, पहले शायद अगर हम कर पाते अच्छा होता, बट अब जब वो अपडेट होगा तो हमारे पास एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आएगा, जिससे हम देख रहे हैं, सारे मेंबर्स भी यही चाहते हैं, आई एम फीलिंग, कि जिस तरह मैं कहता हूँ यार कि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई कैप में कोई काम होना है, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए अनिल पीटर की मौजूदगी या अनिल पीटर का रेफरेंस ज़रूरी हो तो वो काम टाइम पे होगा या जल्दी हो जाएगा। एक मैकेनिज्म ऑटोमेटिक हो जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ना हो, वो काउंसलर सिस्टम नहीं होना चाहिए कि बंदा साथ हो तो काम जल्दी होगा। जिस तरह प्रोसेसेस पे हम काम करते हैं हर जगह पे, कि भाई वो प्रोसेस ऐसा हो जाए जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है वो डॉक्यूमेंट हो जाए, एस्केलेट हो जाए, उस पर थिंक टैंक काम शुरू कर दे, अगर कोई क्वेरी है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए ना टाइमली मैनर। कोई भी चीज़ है, हमारा जो इंटरेक्शन बिटवीन आई कैप और मेंबर्स है ना, वो बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि अभी आई एम श्योर सारे कंप्लेन भी करते हैं, हमें पता है उसमें इंप्रूवमेंट बहुत हो सकती है। और इस वक्त वी फील इन लॉट ऑफ केसेस वो हम पे रिलायंट होते हैं लोग, कि हम शायद वो प्रोसेस या वो क्वेरी जल्दी रिजॉल्व करा दें, जो कि होनी नहीं चाहिए आइडियली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम स्ट्रक्चर में इस तरह से चेंज है कि काउंसिल के ऊपर कोई सीओओ या सीईओ हो जो कि डिसीजन मेकिंग खुद कर सके या काउंसिल मेंबर्स की अप्रूवल से वो डिसीजन कर सके। देखिए, काउंसिल बेसिकली इज एंड शुड बी लाइक अ बोर्ड, जो नया स्ट्रक्चर आता है। बोर्ड, देखिए, जो मैनेजमेंट होती है वो एक्चुअली बोर्ड के नीचे होती है, बोर्ड ऊपर होता है, बट इट लुक्स एट पॉलिसी मैटर्स, नॉट एट द मैनेजमेंट फंक्शंस। जो सीईओ सीएफओ वो बोर्ड के नीचे होते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क उनको बोर्ड देता है, और वाइल रिमेनिंग विद इन दैट फ्रेमवर्क, और जो हमारे फिर बायलॉज और लॉज होते हैं उसके अंदर मैनेजमेंट को एक्सिक्यूशन करनी। हमारा देखिए समझने की ज़रूरत है इस वक्त चैलेंज क्या है। मेरा एक फुल टाइम काम है, साथ में एनआरसी में हूँ, इसी तरह हमारे काउंसिल के जो लोग हैं और मेंबरान हैं उनकी भी कुछ फुल टाइम जॉब्स हैं, कुछ रोल्स हैं, प्लस वो काउंसिल में भी हैं। इवन दो काउंसिल एनआरसी में आके आई थिंक 50-60% टाइम तो फिर हमारे रोल्स ले लेते हैं, बट स्टिल हमारा वो फुल टाइम रोल नहीं है। हमारा क्योंकि वो फुल टाइम रोल नहीं है, इसलिए पॉलिसी मैटर्स ऑर्गेनाइजेशन वाला काम तो ठीक है, बट मैं डेली लाइक जब आप ऑफिस में बैठ के 9 घंटे सिर्फ आपने वही काम करना है, वो फ़र्क हो जाता है। तो जब आपके पास एक फुल टाइम वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग तेज हो जाएगी, आप में इंप्रूवमेंट्स बेहतर आ सकेंगी। बट सीईओ सीएफओ या सीईओ जो भी होते हैं वो रहेंगे काउंसिल के नीचे, बट आई थिंक उनका वर्कलोड बेहतर हो जाएगा। अभी दे हैव वो टू सेंट्रल होंगे, वो नॉर्दर्न या नहीं साउथर्न नहीं रीजन सेंट्रली होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। और वो अभी मैं खैर लॉ फाइनल हमारे सामने भी नहीं आया ना, वो हमें आइडिया एग्जैक्ट, लेकिन जो मेन अगर आइडिया की बात करें, हम थीम की बात करें, और देखिए काउंसिल या हम भी पे थोड़े फ्री अप हो जाएंगे फॉर अदर मैटर्स। अभी हमें मल्टीपल हैट्स और मल्टीपल चीज़ें भी देखनी पड़ जाती, तो वो वर्कलोड भी ईजी हो जाएगा। इंसान की भी लिमिट होती है, अगर हमने रोज़ी भी कमानी है, क्योंकि ये प्रो बोनो रोल्स हैं, ये ऑनररी रोल्स हैं, हमें अपना काम भी करना है, फैमिली भी है, लेकिन हमें इंसाफ भी करना है। और आई मस्ट से, मैं जितने मेंबरान को जानता हूँ, जितनों से बात की है, लोग कुर्बानी दे रहे हैं। आई नो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग विच कैन बी इम्प्रूव्ड, हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, हम और एफर्ट दे सकते हैं, हम और चीज़ें आई कैप में और लोगों के लिए बेहतर बना सकते हैं। बट इतना ज़रूर गुजारिश करूँ कि जितने मेंबरान हैं जो इलेक्ट होके आए हैं काउंसिल या रीजन्स में, यकीन करें कुर्बानियाँ देते हैं, फैमिली की देते हैं, काम की देते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो उसको निगलेक्ट करके रोल को इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव थिंग, और स्पीड ऑफ इम्प्रूवमेंट है। आई थिंक स्पीड थोड़ी सी उसको और बेहतर होने की ज़रूरत है, जो वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही है। अच्छा सर, आगे जो क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है कि एक वो बच्चा जो आज देखता है, आइडियलाइज करता है आपको, सोचता है कि मैंने भी एक दिन एनआरसी में जाना है या काउंसिल मेंबर बनना है, तो उसका शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है? सबसे पहले तो अली क्वालिफाई करेंगे और मेंबर बनेंगे आई कैप का।
अक्सर लोग हैं जो क्वालिफाई भी कर जाते हैं, मेंबरशिप नहीं ले रहे। याद रखें, मेंबरशिप लेना ज़रूरी है आई कैप की, इसको वैल्यू करें बहुत ज़्यादा। अच्छा, वंस यूर अ मेंबर और आप सोचते हैं कि देखिए इलेक्शन लड़ना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं अपने प्रोफेशन के लिए कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव समथिंग बैक। अगर वो उसको इलेक्शन ले रहे हैं कि शायद इधर आके कुछ फ़ायदे मिल जाएंगे, कोई गेन मिल जाएगा, कोई पैसे मिल जाएंगे, कोई कारोबार मिल जाएगा, बिजनेस, नहीं, दैट इज़ नॉट द केस। अनफॉर्चुनेटली सम पीपल थिंक यस इज्जत मिल सकती है, नेटवर्किंग मिल सकती है, आपको लोग जानेंगे, लेकिन उसके बदले काम और एफर्ट कितनी है, टाइम कितना देना पड़ता है? सर मैं ये बड़ी प्यारी बात की, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ वो जी बड़ा फ़ायदा होता है बिजनेस में। मैंने कहा भाई किधर फ़ायदा होता है? एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ 4 साल, फिर 4 साल लड़ता हूँ, फिर 4 साल लड़ता हूँ। अगर मैं 10 साल 12 साल इलेक्शन लड़ रहा हूँ और फिर मुझे पाकिस्तान में लोग काफ़ी सारे जानना शुरू हो गए हैं, प्रोफेशन में ऑलमोस्ट हर बंदा जानता है, तो यार 12 साल तो मैं वैसे भी नेटवर्किंग पर अपने बिजनेस में काम कर दूंगा तो ग्रोथ आ जाएगी। 12 साल क्यों लगा रहा है? अगर इतना टाइम आप किसी भी चीज़ को दे दें तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो नेटवर्किंग या इज्जत लेने के लिए अगर आपने और प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप उसमें बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट समथिंग जिससे आपको कोई पर्सनल गेन हो रहा है। इसलिए आप गेन के लिए ना आए। यस, अगर आप प्रोफेशन को कुछ देना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोगों से आपका नेटवर्क बढ़े, यस उसके लिए आप आएँ। उस काम के लिए फिर एक तो नेचर देखें, हर एक की कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। फिर याद रखें आपको लोगों को मिलना है, उनका ओपिनियन लेना, रिस्पेक्ट करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें, बट कई दफ़ा आपको बात सुननी पड़ती है जिससे आप एग्री नहीं भी कर सकते हैं, बट आपको रिस्पेक्टफुली लेना है। फिर अपना ओपिनियन भी ऐसे शेयर करना है जो अगला भी रिस्पेक्टफुली ले सके, उसको डिग्रेडिंग ना लगे। एक डिस्कशन है, हम 100 दफ़ा डिसएग्री कर सकते हैं, तो आप अपने सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करें। आपका नया चार्टर्ड अकाउंटेंट ये देख रहा है कि जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है आई कैप में, वो खुद प्रेजेंटेबल या आप उसको देख के कोई इमेज भी ले पा रहे हैं कि ये मेरा लीडर है, ये रीजन में, ये काउंसिल में है। सिर्फ अब डबल एंट्री, IFRS का नॉलेज या टैक्स के लॉ का नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एज अ लीडर अपने आप को ग्रूम करेंगे, उसके लिए लीडरशिप स्किल्स में सबको पता है कि टेक्निकली साउंड होना भी ज़रूरी है, बट आपकी लीडरशिप में जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपकी ड्रेसिंग है, आपके मैनरिज्म्स हैं, आप कैसे कंडक्ट करते हैं अपने आप को, आपकी रिप्यूट कैसी है एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ प्रोफेशनल, एज अ ह्यूमन बींग, आप वो डेवलप करें। फिर आप इंस्टीट्यूट के लिए मुख्तलिफ रोल्स पे काम करना शुरू करें। आप कमेटीज़ हैं काम करें, आप लोकल लेवल पे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं उन पे काम करें, आपको एक्सपोजर भी मिलेगा और आप लोगों की नज़र में भी आएंगे। वही बात, आप फोटोस्टेट अच्छी कर रहे हैं, नज़र में आएंगे, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लोग नोट करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी वक्त के साथ साथ। एंड व्हेन यू फील राइट, द टाइम इज़ राइट, आप लड़ लें इलेक्शन, और फिर ऑब्वियसली जो नसीब में आप जोर मारेंगे, जो अच्छा लिखा है वो होगा। नहीं सर, बड़ी ज़बरदस्त NRC का रोल भी डिस्कस हो गया आपसे। एक आपका पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं और CA कम्युनिटी में आप आए, CA मेन हुए, CA किया, आगे बढ़े, माशाल्लाह CA की लीडरशिप रोल में है। किसी पॉइंट पर भी आपको ऐसा लगा कि आपको मुसलमान ना होने की वजह से प्रॉब्लम आई? नहीं, मुझे तो फ़ायदा ही हुआ, मुझे प्यार मिला है ज़्यादा। देखें, एक तो मैंने वाले साहब वाला कोट आपसे शेयर किया कि बिजनेस फील्ड में रिलीजन डजंट मैटर, स्किन डजंट मैटर, ट्राइब डजंट मैटर। आप इस काबिल हैं, आपका अखलाक ऐसा है, आप इस कॉम्पिटेंसी लेवल पे हैं। आप देखें, मैं टैक्स में काम कर रहा हूँ, अगर मैं लोग फील करेंगे मैं केस अच्छा प्लीड कर सकता हूँ, मैं अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा मेरा रिलीजन क्या है। इसी तरह हमारा एग्जाम जाता है CA का, जब पेपर दे के जाते हैं, पेपर पे तो नहीं लिखा कि मेरा रिलीजन क्या है, मैं तो जो पेपर में लिखा है वो बोलेगा। बोर्ड का एग्जाम दूंगा, मैट्रिक में हूँगा, कहीं भी हूँगा। अच्छा, लेकिन इंट्रैक्शन की बात करते हैं, आपसे बात हो, किसी से बात हो, देखिए मेरे पे डिपेंड करता है। मैं अच्छा एक चीज़ क्लियर कर दूँ, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होती है दुनिया में, कहीं मज़हब की बेस पे होती है, कहीं स्किन की बेस पे होती है, कहीं इलाके की बेस पे होती है। ये ह्यूमन बींग्स में थोड़ा सा एक इनहेरेंट इशू है, लेकिन ऑन द होल बाय एंड लार्ज आप देखेंगे, अगर आप पढ़े लिखे लोगों में हैं और हम CA कम्युनिटी में बैठे हैं, यार पढ़ी लिखी क्या एलीट है ये फाइनेंशियल उसकी सेक्टर की। हमारे यहाँ पे अगर कोई आप कहें कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आया हो, कभी नहीं आया। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, बड़ी प्यारी एग्जांपल्स हैं। रमज़ान आया, मैं CFMS में पढ़ रहा था, CA का जो रीट है अब बंद हो गया हुआ है, H8 में होता था। मैं पूरे कॉलेज में एक क्रिश्चियन लड़का था, कैंटीन भी बंद हो गई, कूलर भी बंद हो गया। अच्छा, बैठे में बीच में मैं कह रहा हूँ यार भूख लग रही है। मेरा एक दोस्त था, मैंने कहा यार मेरी गाड़ी खड़ी है, जा बेकरी जा, सैंडविच पकड़ के ले आ। अच्छा, उसने मुझे अपनी गाड़ी दी, मैं उसकी गाड़ी चला के बेकरी से सैंडविचेस लेके आया,
फिर मेरी पूरी क्लास मेरे गिर्द सर्कल बना के बैठी कि तू खा, तुझे भूख लगी है तू खा। ये सच्चे वाकयात हैं। और मैंने कहा नहीं यार खैर मैं बाद में खा लूंगा, अंदर खा लूंगा, तुम लोग मतलब बुरा मनाओगे। मैंने कहा नहीं, हम गप्पे मार रहे हैं जिस तरह सारे बैठे बातें कर रहे थे, तुझे भूख लगी है तो रोटी खा, तुझे क्या टेंशन। तो दैट्स हाउ दे मेड मी ईट, इतने प्यार से। लाइक उस वक्त मैं सोचूं तो शायद आंसू आ जाते हैं कि इतना प्यार दिया। फिर मेरे घर सैलाब आया जब 2001 में, तो मैं क्लास उस दिन सुबह मतलब एग्जाम्स चल रहे थे, क्लासेस भी चल रही थी इस्लामाबाद में। कॉलेज था H8 में, जिनको इस्लामाबाद का पता है, कॉलेज H8 में, घर मेरा ग्वाल मंडी, वो वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे 1 घंटा लगता है आने में, अपनी गाड़ी हो तो 40-45 मिनट। रात को सैलाब आया, सुबह हम उठे हैं, अब हम देख रहे हैं गलियों में लिटरली 2-2 फुट गारा था, चलने की जगह नहीं थी लिटरली। और मैं घर के बाहर खड़ा हूँ गली में, तो मैं दूर देख रहा हूँ कि एकदम कुछ ढेर सारे लड़के मुझे नजर आ रहे हैं गली में एंटर हुए हैं, लाइक कुछ 50 फीट दूर। एकदम कुछ 40-50 बच्चा बैग उठाए हुए हैं, बुक्स उठाई हुई हैं, जिस तरह आप स्कूल कॉलेज आते हैं, जिस हालत में भी किसी ने फोल्डर पकड़ा हुआ है, वो उस कीचड़ में से चलते हुए मेरे घर पहुंचे कि यार पता लगा पीटर के घर में सैलाब आया, बड़ी तबाही हुई है, खुदा जानता है कहाँ से पता लगा, कम्युनिकेशंस पर डाउन, और कहते हैं हम हेल्प कर रहे हैं। इमेजिन करें। तो ये चीज़ें, फिर एक आध दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी और मुल्क में प्रॉब्लम आता है, कहीं कोई ऐसा इशू आता है, मजहबी मसला बनता है, तो मिनॉरिटीज़ को एट टाइम्स टारगेट करने की खबरें भी आती हैं, कुछ इलाकों में हो भी जाते हैं। हम गवर्नमेंट में रहते थे, एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ तो कुछ नेबरहुड्स के जलाने की खबर आई, ऐसे खबर आई, तो मेरे इलाके के लोगों ने कहा भाईजान आराम से अंदर बैठ जाओ, बाहर हम खड़े हैं। सीरियस बात है, ये हम सुनते हैं, हमने एक्सपीरियंस की हुई है कि भाई हम खड़े हैं, जो जाएगा हमारे थ्रू होके जाएगा, हमारे ऊपर से जाएगा, टेंशन ला लो, सो जाओ रात को। फ़र्क सिर्फ ये है, डिस्क्रिमिनेशन विल ऑलवेज बी देयर। मैं अमेरिका चला जाऊँ ना, वहाँ शायद ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मैं उस नस्ल का नहीं। हम सोचते हैं हमारे मुल्क में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। देखें, कोई मैं कहूँ यार आप लाहौर के हैं, कोई कहे मैं कराची का हूँ, हम इंसान ऐसे करते हैं। प्रॉब्लम ये है, ऑन द होल हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अपने अखलाक से मुझे आपको बहाना नहीं देना चाहिए कि आपको मेरी कोई गलत चीज़ तंग करे, स्ट्राइक करे, कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। और अगर मैं अच्छा हूँ तो भाई अगेन नेचर का असूल है कि 99.9% मुझे आगे से अच्छे लोग ही मिलेंगे, और जो 0.01 नहीं मिलेंगे उन लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद बेचारे वैसी सोसाइटी से साइड लाइन हो जाते हैं। सर ट्रू स्टोरीज हैं, कमाल स्टोरीज हैं सर। फैक्ट है, जब सुनेंगे, जो उनको पता है जिनके बारे में ये स्टोरीज हैं, एक एक सीन में आपको बता रहा हूँ, मुझे वो लड़के याद हैं, उनके नाम पता है, जो वो चलते हुए मैं देख रहा था या जो मेरे गिर्द बैठे हुए थे। और मुझे इसीलिए जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यार शायद ये चीज़ बैकफायर करे ना, शायद कोई इसको बहाना बनाए आपके रिलीजन का। मैंने कहा नेवर एक्सपीरियंस दैट, और इफ़ एनीथिंग मुझे लगता है इस पर उल्टा लोग और प्यार देंगे कि कोई इस माइनॉरिटी साइड से आ रहा है, और ऐसा ही हुआ। मुझे ज़्यादा प्यार मिला एक्सपेक्टेशंस। आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग दैट लेवल ऑफ वोट्स जो मुझे मिले। सर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें आपके साथ हुई हैं और वक्त में गुंजाइश कम है, कुछ बातें रह गई, लेकिन ये बातों का रहना जो है ना, ये इंशाल्लाह एक और पॉडकास्ट और एक मुलाकात जो है उसका इंशाल्लाह एक ज़रिया बन जाएगा। सर प्लेजर इज़ ऑल माइन। बहुत मज़ा आया आपसे गप मार के, कई यादें याद करके और रिपीट करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड होपफुली वी विल टॉक अगेन नेक्स्ट टाइम। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू जी स्टूडेंट्स और जो ऑडियंस देख रहे हैं, मैं तो आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। एक बंदा जो मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, और वो रंग नस्ल मज़हब से बियॉन्ड कम्युनिटी के फ़ायदे का सोचता है और उसके फ़ायदे के लिए काम करता है। हमें भी ऐसा बनने की ज़रूरत है। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।